अध्याय 221 पॉकेट हंटिंग आयाम। पॉकेट हंटिंग आयाम में शौर्य 2 दिनों तक अंदर रहा था। कई लड़ाइयों और प्रशिक्षण के बाद वह अंततः अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सका। शौर्य को राहत महसूस हुई। उसने ऊपर देखा और देखा कि एक एनाकोंडा बिजली की तरह चक्कर लगा रहा था। वह उस पर फुफकार रहा था। उसने भौहें उठाईं। उन्होंने एक शरीर देवता कला का प्रयोग किया और जमीन से छलांग लगा दी। गड़गड़ाहट, एक विस्फोट हुआ जिससे जमीन पर एक गड्ढा बन गया और शौर्य का शरीर गायब हो गया। एनाकोंडा ने अपना मुंह खोला और उस पर फुफकारने लगा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसका भयानक सिर फट गया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। यह इतना सरल था। अपने शरीर की देवकला का उपयोग करते हुए उनकी शक्ति उन अपच खोलने वाले राज्य जानवरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी जो देवकला के टुकड़ों को खा जाते थे। वह उन्हें आसानी से मार सकता था। इस समय शौर्य को एहसास हुआ कि उसने अभी तक इस देवकला को एक अच्छा और प्रभावशाली नाम नहीं दिया है। उसने अपनी ठोड़ी को टटोला और सोचा, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। मुझे लगता है इस देवकला का उपयोग करते समय एक धातुई काला रंग दिखाई देता था। ये शक्ति बहुत प्रभावशाली थी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करने वाला एकमात्र सम्राट था। उस स्थिति में शौर्य की आंखें चमक उठीं। वह इसे प्रथम शरीर देवकला कहेंगे। शौर्य ने खुशी से सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि बाहर भी ऐसी ही कोई देवकलाएं हैं या नहीं, लेकिन उसे शायद और भी शरीर देवकलाएं मिलेंगी। इसे पहली कला कहा जाएगा। ये बॉस जैसा था। शौर्य ने बिजली देवता कला गोला, साथ ही लाल और बैंगनी गोले एकत्र किए और फिर से अपने रास्ते पर चला गया। इन 2 दिनों में शौर्य की शक्ति बहुत बढ़ गई और इस तरह उन्होंने और भी जोखिम उठाया। उसने भी चाकू को मारा। उनमें से केवल 3 जानवर ही ऐसे थे जो चाकू की परत में घुसे हुए थे। 2 बिजली और 1 हवा। शौर्य को पुनर्जन्म देवकला की शक्ति का और भी अधिक एहसास हुआ। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि बहुत से जानवर ऐसे नहीं थे जिनके पास ये कला थी। शौर्य को संदेह था कि बॉस केवल एक निश्चित तरीके से ही पुनर्जन्म लेंगे जब कोई मर जाएगा। फिर जहां वे पैदा हुए थे वहां भगवान की कला के टुकड़े बचे रहेंगे। ये समझाने का एकमात्र तरीका था कि मालिकों के जन्मस्थान पर इतने सारे जानवर क्यों इकट्ठा हुए थे। स्पष्ट रूप से ग्रे छिपकली बॉस को मारना सबसे कठिन था क्योंकि उसके पास पुनर्जनन भगवान कला थी। ये समझा सकता है कि पुनर्जनन भगवान कला शॉट के साथ अपच खोलने की स्थिति इतनी दुर्लभ क्यों थी। उस मामले में क्या इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि नीला पक्षी सबसे कमजोर था? हर बार जब वह देखता तो उसे नीले पक्षी का मालिक पैदा होता दिखाई देता। इस समय अचानक हवा का एक झोंका हवा में उड़ा। शौर्य सहज रूप से घास पर झुक गया और चीस्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी हरकतें तेजी से बहने लगीं। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। वह इस तरह से आसानी से पास से गुजरने वाले बॉस को चकमा दे सकता था। बेशक अगर वह सूर्य बॉस था तो वह शांति से मर सकता है। हालांकि इस बार शौर्य ने खुद को उड़ते हुए पाया। उसे पकड़ा नहीं गया बल्कि हवा ने उसे आकाश में उड़ा दिया। उसने हैरानी से अपना सिर उठाया और फिर नीले पक्षी मालिक को देखा जिसे उसने कमजोर कहा था। वे 3 थे। वे हवा में एक त्रिकोण बनाते थे। उनके केंद्र में एक विशाल बवंडर दिखाई देता था। वे जहां भी जाते, घास, धरती और यहां तक कि जानवर भी बह जाते थे। फिर तेज हवाओं से वे टुकड़े टुकड़े हो गए। लूजी। हवा के झोंकों ने शौर्य के शरीर को चीरते हुए गहरे घाव बना दिए। ऐसी हवाओं में उसका पहले से ही शक्तिशाली शरीर अब भी कागज की तरह कमजोर हो गया था। ये बदला था। यह अवश्य होगा। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, वह पुनः अंधकार में डूब गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने छात्रावास की परिचित दीवारें फिर से दिखाई दीं। वह अवाक होकर बिस्तर पर लेट गया और बॉस को संकीर्ण सोच वाला कहकर कोसने लगा। लेकिन वे 3 पक्षी क्या कर रहे थे? शौर्य बहुत उत्सुक था। यद्यपि उसकी प्रगति भयावह थी, फिर भी उसके और बॉस के बीच बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि उसे लगा कि नीली चिड़िया का मालिक शायद कमजोर है, फिर भी वह उनसे खिलवाड़ नहीं कर सकता था। शौर्य ने हौंकते हुए कहा। उसके पास अभी भी बहुत समय था। वह अंततः नीली चिड़िया वाले बॉस को धूल चटा देगा। ये सोचते ही शौर्य को फिर से साधना करने की प्रेरणा मिली। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। खेती खेती। उसने जीवंत लाल गोले और काले रून को देखा। उसे कौन सा उपयोग करना चाहिए? उसने इस बारे में सोचा और रून को चुना। ये दिव्य कला थी। ये बहुत मजबूत था। यदि वह इसे सीख ले तो उसकी युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा सुधार होगा। इस प्रकार के रून का प्रयोग करना उसके लिए पहली बार था, इसलिए उसने सावधानीपूर्वक अपनी मानसिक शक्ति से उसे स्पर्श किया। तुरंत ही वह रून एक काली रोशनी में बदल गया और उसके दिमाग में गायब हो गया। फिर शौर्य के दिमाग में अनगिनत रहस्य सामने आने लगे। ये सभी रहस्य प्रथम शरीर देवकला का उपयोग करने की तकनीकों के बारे में थे। एक पल में
शौर्य को लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। ये स्पष्ट रूप से केवल 4 स्ट्रोक थे, लेकिन इसमें निहित जानकारी बहुत अधिक थी। शौर्य ने अपने मस्तिष्क में दर्द का विरोध किया और जल्दी से एक बैंगनी रंग का गोला इस्तेमाल किया। तभी शौर्य का दिमाग साफ होना शुरू हुआ। फिर प्रथम शरीर देवकला के रहस्यों को धीरे धीरे समझा गया और सीखा गया। शौर्य की प्रथम शरीर देवकला में निपुणता और अधिक गहरी होती गई। इस समय शौर्य को अचानक एक शराबी की याद आई। उसने उसके जहाज पर आभासी वास्तविकता में उससे लड़ाई की। उस समय उसे लगा कि उसकी शक्ति पर महारत बहुत भयानक थी। उसका हर हमला बहुत ही केंद्रित था। शायद ही कोई बर्बादी होती थी। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कोई दिव्य कला सीखी थी? शौर्य को यह नहीं पता था कि देवकला की शक्ति में पूरी तरह से महारत हासिल करने के कितने तरीके हैं। वह युद्ध के दौरान अपने अनुभव का उपयोग करते हुए सीखते रहे। इस प्रकार नांगोंग जिंग ने आलोचना की कि उनकी शक्ति मोटे थी। अब शौर्य ने अंततः उसे थोड़ा बहुत समझ लिया। यद्यपि उसने रून में दिव्य कला सीखना पूरा नहीं किया था, फिर भी कुछ सीखें शौर्य के लिए बेहद फायदेमंद थीं। वह बहुत कम बर्बाद करेगा और उसकी शक्ति अधिक केंद्रित होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दैवीय कला का ऐसा असर होगा। इसमें ईश्वरीय कला के इस्तेमाल के निर्देश भी थे। शौर्य को लगा कि वह अजेय हो जाएगा। अच्छा नहीं है, वह घमंडी हो रहा था। जल्द ही शौर्य प्रथम शरीर देवकला के रहस्यों में डूब गया। वह समय और बाकी सब कुछ भूल गया। हर बार जब एक बैंगनी गोला खत्म हो जाता तो शौर्य दूसरा जोड़ देता। आखिरकार शौर्य ने बाघ बॉस द्वारा गिराए गए बैंगनी गोले का भी इस्तेमाल किया। शौर्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस गोले में बहुत ज्यादा शक्ति थी। उसका दिमाग लगभग फट गया। सौभाग्य से उसे इस दिव्य कला में कुछ महारत हासिल थी। उसने पहले शरीर देवकला का उपयोग किया और एक काले क्रिस्टल झिल्ली का निर्माण किया और अपने शरीर को स्थिर किया। ये खतरनाक था, लेकिन इसके लाभ भी बहुत बड़े थे। इस ओब से प्राप्त रचनात्मकता और ज्ञान उन निम्न स्तर के बैंगनी ओरबों से कहीं बेहतर थे। जब शौर्य ने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसने धीरे धीरे सांस ली। उसकी आंखों में अभी भी बैंगनी चमक थी। उसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं रुक सकता था। उन्होंने दिव्य कला भी सीख ली थी, लेकिन बैंगनी रंग का गोला अभी भी प्रयोग में था। शौर्य को लगा कि उसका दिमाग बहुत सक्रिय है। उसे आराम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और शक्ति देवकला सीखना शुरू कर दिया। उसका शरीर संभवतः 8 गुना ताकतवर भगवान की कला को संभाल सकता था। वह 9 बार भी कोशिश कर सकता था, लेकिन अब वह केवल 7 बार ही कोशिश कर सकता था। शौर्य इस बहुमूल्य अवसर को बर्बाद नहीं करने वाला था। पता नहीं कितना समय बीत गया था। किसी समय शौर्य के दिमाग ने आखिरकार इस एक्सीलेटर को बंद कर दिया। तभी शौर्य को चक्कर आने लगा। ऐसा लगा जैसे वह खाली हो गया हो। उसने अपने दिमाग का बहुत अधिक उपयोग किया। वह तुरंत आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने जीवन भर अपने दिमाग का इस्तेमाल किया हो। क्या वह गंजा हो जाएगा? फिर वह बेहोश हो गया। वह सचमुच अब और नहीं रुक सकता था। अध्याय 222। पॉकेट हंटिंग आयाम। जी, क्या तुम वहाँ हो? तुम 7 दिनों से बाहर नहीं आए हो। क्या तुम ठीक हो? शौर्य ने सपने में दरवाजे पर हल्की दस्तक की आवाज़ सुनी। इयान की कमज़ोर आवाज़ भी उसके पीछे पीछे आए। फिर वह अन्य लोगों की आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुन सका। हे, मुझे पता है वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। क्यों? क्या जे को लिनलिंग से आगे निकल जाने और उससे पिटने का डर है? सही लगता है, मान गया। मुझे लगता है कि जी हमेशा बहुत मेहनती रहे हैं। शौर्य, अब समय आ गया था कि येम्यू को यह एहसास कराया जाए कि आकाश में घूमने का अनुभव कैसा होता है। लिनलिंग से पीटे जाने से डरते हैं। क्या मजाक, वह अब बहुत मजबूत था। उसने अपनी आंखें खोली और अपना सिर रगड़ा। शायद नींद की वजह से उसके सिर पर जो भारीपन था वह काफ़ी हद तक गायब हो गया था। इसके बजाय उसका सिर बहुत साफ था। वह किसी भी समय की तुलना में बेहतर स्थिति में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग और भी मजबूत हो गया है। शौर्य को बहुत अच्छा लगा। वह वाकई एक विलक्षण प्रतिभा थी। इस समय दस्तक की आवाज़ फिर से सुनाई दी। जी, क्या तुम वहाँ हो? शौर्य ने जवाब दिया, हाँ, मैं जल्द ही बाहर आऊँगा। धीरे धीरे सांस लेने के बाद वह शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत में सुधार रात तक ही हो सकता है। ये सोचते सोचते वह बिस्तर से उठकर लेट गया और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। फिर वह दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। इयान वहीं खड़ा था। शौर्य को ठीक देखकर इयान ने राहत की सांस ली। लिविंग रूम के अंदर जेवियर, येम्यू, जुवान यूकी, त्यानुवान क्यानहुआ और जेसिका सभी सोफे पर बैठे थे। शौर्य को बाहर आते देख वे मुस्कुराए। जुवान यूकी ने शांति से कहा, तुम 7 दिनों से बाहर नहीं गए हो। हमें लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। शौर्य चकित हो गया।
7 दिन। उसे याद आया कि आखिरी बार जब यान ने उसका दरवाजा खटखटाया था वह चौथा दिन था। और 3 दिन बीत गए थे। समय बहुत जल्दी बीत गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी साधना का स्तर कम था। अगर यह स्तर अधिक होता तो क्या उसकी आंखें बंद करने और खोलने में 100 साल बीत जाते। वह मुस्कुराया, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ी देर और साधना की है। ओह लानत, तुम्हें एक और ज्ञान प्राप्त हुआ। येम्यू ने शौर्य की ओर देखा। जे, कृपया मुझे यह मत बताना कि तुमने फिर से प्रगति की है। शौर्य मुस्कुराया, थोड़ा सा। येम्यू की इसे स्वीकार करने की अनिच्छा को देखकर शौर्य को लगा कि उसे अब येम्यू को कुचलना नहीं चाहिए। जुबान युकी ने कहा, जी को हम सभी की तुलना में ज्यादा संघीय योगदान अंक मिले थे। उसके सुधार में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह अवाक थी, लेकिन उसे ऐसी बातों का पहले से ही अनुमान था। येम्यू व्याकुल हो गया। ये सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन है। आखिरकार उसमें कुछ सुधार हुआ और उसे लगा कि उनके बीच की खाई कम हो गई है। लेकिन इस लड़के में फिर से सुधार हुआ। दूसरे लोग भी हताश महसूस कर रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे भी यही काम कर रहे थे। इस समय शौर्य ने बहुत ही सुंदर भोजन का ढेर निकाला। उसकी सुगंध कमरे में फैल गई, जिससे येम्यू और बाकी लोग चकित हो गए। शौर्य ने खाना शुरू किया। ये सचमुच बहुत अच्छा था। एलिस का खाना सबसे अच्छा था। पिछले कुछ दिनों से वह खेती में इतना व्यस्त था कि उसने कुछ भी नहीं खाया था। सबके उदास चेहरे को देखकर शौर्य मुस्कुराया। क्या समय हो गया है? क्या आपने खाना खा लिया है? ये वाकई बहुत अच्छा है। सब लोग। थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हो गया। येम्यू ने सबसे पहले चॉपस्टिक उठाए। शौर्य ने मांस का एक टुकड़ा खाया और फिर कहा, वैसे 25वें ग्रह पर स्थिति कैसी है? जुबान युकी ने अपना खाना ही शालीनता से खाया और उत्तर दिया, स्थिति काफी हद तक स्थिर है। दूसरी मंजिल पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। ये लगभग पूरी तरह से खोदी जा चुकी है। यह एक बहुत बड़ी लागत है। मूल रूप से खोदना और परिवहन करना कठिन है। शुरुआत में वरिष्ठ सहपाठी मार्गरेट देवकला का उपयोग करके स्पिरिट मेटल को बाहर ले जाना संभव था। फिर ब्लेड राक्षसों ने एक तो ही प्रकार की रचना लिखी और अब ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा, वैसे प्रवेश परीक्षा 4 दिनों में समाप्त हो जाएगी। फिर शिक्षक नांगोंग और वरिष्ठ स्कूली साथियों की जगह लेने के लिए प्रोडिजी बैरक से नए युवा ड्यूक और प्रोडिजी आएंगे। हम फिर विश्वविद्यालय लौट आएंगे। क्या प्रवेश परीक्षा खत्म होने वाली है? शौर्य चकित हो गया। उसे एहसास हुआ कि अब लगभग 1 महीना हो गया है। वे विशेष नए छात्र थे। उन्होंने युद्ध के मैदान पर केवल 10 दिन बिताए। बाकी समय बेस में बिताया। वे क्या कर सकते थे? शौर्य को यकीन था कि अगर वह युद्ध के मैदान में होगा तो जल्द ही ब्लेड वाले राक्षस उसका शिकार करेंगे। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ युद्ध के मैदान में प्रवेश करना आत्महत्या के समान था। क्या वह ऐसा व्यक्ति था? स्पष्ट रूप से नहीं। इसलिए वह बेस में ही रुक गया। अब जब परीक्षा समाप्त हो गई थी तो वह संघ के आंतरिक क्षेत्र में वापस लौट सकता था। वह संघीय विश्वविद्यालय में जो चाहे कर सकता था। उसे बहुत अच्छा लगा। येम्यू ने भी कहा, वैसे शौर्य तुम फिर से वायरल हो गए हो क्या? इयान ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, फेडरल टाइम्स ने फिर से आपके बारे में एक रिपोर्ट बनाई है। यह आपके बारे में था कि आप फेडरेशन के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रथम लेफ्टिनेंट हैं। आप एक लड़ाई में प्रसिद्ध हैं। त्यानयुवान कियानहुआ मुस्कुराया, तुमने येम्यू का सपना साकार कर दिया है। लूजी का चेहरा अजीब था। येम्यू का सपना, युवा, सुंदर और शक्तिशाली होना, महासंघ द्वारा मूल्यवान माना जाना। आप प्रथम लेफ्टिनेंट हैं। हालांकि आप इतने विश्वसनीय नहीं लगते, फिर भी आप अनगिनत युवा लड़कियों का सपना हैं, जुबान युकी ने कहा। शौर्य को बस एहसास हुआ कि यह यही था। उसने उदास होकर मांस का एक टुकड़ा खाया और 45 डिग्री के कोण पर छत की ओर देखने लगा। तो क्या वह पहले से ही इस हद तक सुंदर था? वह अंधेरी रात में जुगनू की तरह था जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। येम्यू बेजान था। शौर्य अब उसका अंतिम सपना था। वह चिंतित था, क्या शौर्य का युवा ड्यूक शीर्षक प्लेबॉय यंग ड्यूक होगा? यदि हाँ, तो उसका शीर्षक क्या होगा? वैसे मूल रूप से आपके कुछ प्रशंसक थे जिन्होंने आपको युवा ड्यूक के रूप में अभिषेक करने के लिए कहा था, लेकिन फेडरेशन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लगता है कि इस बार आप युवा ड्यूक नहीं बनेंगे, त्यानयुवान कियानहुआ ने कहा। शौर्य ने सिर हिलाया, मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ। ये सही है। वह जानता था कि युवा ड्यूकों को कम से कम एक नश्वर विकास राज्य शक्ति की आवश्यकता होगी। फिर शौर्य ने खाना खाया और उनसे पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसके बारे में बातचीत की। फिर सभी लोग अपने कमरों में वापस चले गए। उनके लौटने में बस कुछ ही दिन बचे थे। वे इस समय का उपयोग खेती बाड़ी में करते थे। शौर्य को अचानक एहसास हुआ कि वह साधना में इतना डूबा हुआ था कि उसने कुछ दिनों से घर पर कोई संदेश नहीं भेजा था।
इस प्रकार उसने अपना फोन खोला। बीप 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 बीप। शौर्य ने लूली और एलिस द्वारा भेजे गए संदेशों की श्रृंखला को देखा। लूली, भाई, क्या आप वहां हैं? लूली, भाई, पिछली बार लड़ाई बहुत जोरदार थी। क्या तुम्हारी गुड़िया टूट गई? लूली, अगर ऐसा हुआ तो ली के पास अभी भी एक और है। मैं आपके साथ व्यापार कर सकता हूँ। लूली, भाई, क्या तुमने इसे देखा? लूली, आप खत्म हो गए। शौर्य, उसे तुरंत ही ठंडा पसीना आ गया। ओह, ये खत्म हो गया। वह राक्षसी बहुत गुस्से में थी। वह क्या करने की योजना बना रही थी? आखिरी संदेश आधे घंटे पहले भेजा गया था। शौर्य को लगा कि वह अभी भी खुद को बचा सकता है। शौर्य के हाथ तेजी से काम करने लगे और उन्होंने यथाशीघ्र जवाब दिया। अंततः उसे एहसास हुआ कि जीवन का मतलब क्या है। शौर्य, मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन, मैं इन दिनों आत्मज्ञान में डूबा हुआ था और अभी अभी एकांत साधना पूरी की है। जैसे ही मैं ऑनलाइन हुआ, मैं अपनी सबसे प्यारी छोटी बहन को जवाब देने आया। मैं वादा करता हूं कि यह अनजाने में हुआ कि मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने गुड़िया को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा है। ये टूटी नहीं है, चिंता मत करो। हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। भेजे बटन दबाने के बाद शौर्य को राहत महसूस हुई। बहुत बढ़िया, उसने 1 सेकंड में जवाब दिया। उसने सफलतापूर्वक स्वर्ग से कुछ सेकंड उधार ले लिए। अब उसे केवल उत्तर की प्रतीक्षा करनी थी। अध्याय 223, पॉकेट हंटिंग आयाम। संदेश भेजे जाने के 1 मिनट बाद भी शौर्य को कोई जवाब नहीं मिला। शौर्य ने इस बारे में सोचा। वैसे भी उसने पहले ही संदेश भेज दिया था। इस समय डरना एक ट्रांसमिग्रेटर की विद्रोही मानसिकता को दर्शाता नहीं था। इसके अलावा वह एक बेहतरीन युवा था। अब समय आ गया था कि वह ठंडा लड़का बैठ जाए और खुद को हिलाए। फिर उसने एलिस के साथ एक निजी चैट खोली। एलिस, सीनियर सहपाठी, क्या तुम्हारे पास अभी भी पर्याप्त भोजन है? क्या तुम्हें और चाहिए? एलिस, सीनियर स्कूलमेट, मैंने हाल ही में कुछ नए व्यंजन सीखे हैं। उनमें से ज़्यादातर वही हैं जो सीनियर स्कूलमेट को पसंद हैं। मुझे लगता है कि सीनियर स्कूलमेट को ज़्यादा सब्जियां खानी चाहिए। इससे आपका आहार संतुलित रहेगा। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से वह स्वाद बनाऊंगी जो सीनियर स्कूलमेट को पसंद है। एलिस, सीनियर सहपाठी, मुझे लगता है कि मेरी ईश्वर कला बहुत सफलतापूर्वक जागृत हो रही है। जल्द ही माँ को इसे दबाने के लिए मेरे अंदर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। अग्नि बीज वापस लेने के बाद वह जाग सकती है। ये सब सीनियर सहपाठी की वजह से है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? एलिस, सीनियर सहपाठी, क्या तुम वहां नहीं हो? एलिस, क्या तुम व्यस्त हो? वरिष्ठ सहपाठी। ये देखकर शौर्य की आंखें लगभग नम हो गईं। एलिस सचमुच एक देवदूत थी। उसने उसके लिए खाना बनाने की बहुत कोशिश की। वह उस काले दिल वाले लू से कहीं बेहतर थी। ली, क्या उसकी स्रोत ज्वाला सफलतापूर्वक जागृत हुई? उसकी माँ बहुत देर से सो रही है। अगर वह जाग जाए तो एलिस बहुत खुश होगी। इस बारे में सोचते हुए शौर्य को वह दिन याद आया जब एलिस घास के मैदान में रो रही थी। उसकी आंखें नर्म दिख रही थीं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, शौर्य, ये बहुत बढ़िया है कि आंटी जाग गई हैं। बधाई हो, एलिस। साथ ही खाद्य भंडारण में आपूर्ति कम हो रही है। कृपया सहायता प्रदान करें, जूनियर स्कूलमेट। अंत में, जब तक यह आपके द्वारा बनाया गया भोजन है, तब तक इसका स्वाद बढ़िया रहेगा, चाहे वह मांस हो या सब्जियां। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शौर्य ने कुछ देर इंतजार किया। एलिस ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि वे भी खेती कर रहे थे। इस प्रकार शौर्य ने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह दिन में पॉकेट हंटिंग आयाम में नहीं जा सका, इसलिए वह फिर से साधना करने के लिए अपने बिस्तर पर बैठ गया। इस बार उसने बाग बॉस द्वारा गिराए गए लाल गोले का इस्तेमाल किया। उसने अपनी मानसिक शक्ति से उस गोले को उड़ा दिया और उस गोले की शक्तिशाली शक्ति ने उसके शरीर को पोषित किया। दरार, एक तीखी हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। शौर्य के शरीर से तुरंत खून बहने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांप उठा। उस गोले में निहित शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसके शरीर की शक्तियों में सुधार के बावजूद शक्ति अभी भी उसे घायल करने में सफल रही। उन्होंने ऊर्जा को पचाते हुए ठीक होने के लिए पुनर्जनन देवकला का उपयोग किया। इसके बाद वह अपने दिल में बहुत खुश हुआ। सौभाग्य से उसने पहले देवकला ओब का उपयोग किया, अन्यथा वह निश्चित रूप से विस्फोट हो जाता। ये पॉकेट हंटिंग का आयाम नहीं था। अगर वह बाहर मरता तो उसकी मौत स्थायी होती। अच्छी बात यह थी कि वह होशियार था। उन्होंने ये भी निश्चय कर लिया था कि किसी अज्ञात स्तर वाले गोले को पचाने से पहले वह हमेशा अपने शरीर को मजबूत करेंगे। इस तरह तो मरना और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन लाभ स्पष्ट थे। लाल गोले के अंदर की ऊर्जा बहुत शुद्ध थी। वे उन छोटे लाल गोले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे।
वह महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मिक शक्ति का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। उसका पहले से ही मजबूत शरीर और भी अधिक परिष्कृत हो गया था, जिससे वह और भी अधिक मजबूत हो गया था। गूढ़ मार्शल राज्य स्तर 7, गूढ़ मार्शल राज्य स्तर 8, गूढ़ मार्शल राज्य स्तर 9, कोर मार्शल राज्य स्तर 2। जब शौर्य ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने अपने शरीर के हर कोने में शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को बहते हुए महसूस किया और मुस्कुराया। उनकी आत्मिक शक्ति अब कोर मार्शल स्टेट के स्तर 2 तक पहुंच गई थी। बहुत मजबूत, ये लाल गोला बहुत शक्तिशाली था। ये निचले स्तर के ऑर्ब से पूरी तरह से अलग स्तर पर था। शौर्य की आंखें उत्साह से भरी थीं। उसके पास अभी भी 4 लाल गोले बचे थे। एक बार जब वह उन्हें खा लेगा तो उसकी आत्मा शक्ति साधना का स्तर इतना पीछे नहीं रहेगा। उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। शौर्य उठ खड़ा हुआ और अपने शरीर पर जमे हुए खून को देखने लगा। उसे अभी भी थोड़ा डर लग रहा था। यदि उसने पहले गलत कदम उठाया होता तो अब स्थिति पूरी तरह से अलग होती। ब्लैक टाइगर बॉस बहुत शक्तिशाली था। लाल गोले से मिलने वाली ऊर्जा के आधार पर इसकी शक्ति कम से कम 4 से 500 एपच या उससे भी ज्यादा थी। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और शौचालय में घुस गया। उसने स्नान किया और अपने शरीर से खून धोया, फिर एलिस का खाना निकाला। खाना खाते समय उसे सुबह लूली और एलिस को संदेश भेजने की याद आई। उसने फिर से अपना फ़ोन निकाला। बीप, उन्होंने उत्तर दिया, निश्चित रूप से। लूजी ने तुरंत लूली की चैट खोली। लूली, तो आप एकांत साधना में थे। उस स्थिति में क्या आप मजबूत हो गए, भाई? बधाई हो। लूली, क्या गुड़िया टूटी नहीं है? लूली, हम फिर भी अदला बदली करेंगे। शौर्य ने आखिरी संदेश देखा। यह 1 घंटा पहले का था। उसने कुछ भी अजीब नहीं किया। इससे शौर्य ने राहत की सांस ली। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह जरूर कहती। तभी शौर्य उलझन में पड़ गई। गुड़िया तो ठीक थी, फिर भी वे एक दूसरे को क्यों बदल रहे थे? शौर्य, बेशक मैं मजबूत हो गया हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ। और गुड़िया टूटी नहीं है, तो हम अदला बदली क्यों कर रहे हैं? लूली ने तुरंत जवाब दिया। वह आज़ाद लग रही थी। लूली, हाँ, मुझे जवाब देने में तुम्हें 1 घंटा लग गया। मुझे मत बताना कि तुम फिर से एकांत साधना में लग गए हो। शौर्य, आपने सही अनुमान लगाया। मैं वास्तव में था। लूली, शौर्य को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे। इस समय लूली अपने कमरे में थी। वह अपने कंबल में लिपटी हुई थी और केवल अपना सिर और हाथ बाहर रखे हुए थी। वह हौंफने लगी। बेवकूफ़ शौर्य, वह पुनः शक्तिशाली हो गया। वह बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लक्ष्य हासिल कर पा रही है। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी देव कला को तेजी से सीखने की ज़रूरत है। लूली, हमें अदला बदली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैं पिताजी को बता सकती हूँ। शौर्य, उसका मुंह हेंट गया। क्या उसके साथ इतनी आसानी से दुर्व्यवहार किया जा सकता था? यदि उसका हृदय कठोर हो गया तो वह सबसे पहले उससे निपट लेगा। शौर्य ने उत्तर दिया। शौर्य, ली, तुम किस बारे में बात कर रही हो? चूंकि तुम अदला बदली करना चाहती हो, तो बेशक मैं सहमत हो जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो हम अदला बदली करेंगे। लूली, अच्छा, मैं खेती करने जा रहा हूँ। फिर उसने अपना फ़ोन दूर रख दिया और फिर अपने सिर को कंबल से ढक लिया। वह खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। पांडा गुड़िया जिसे भाई ने 1 सेमेस्टर के लिए अपने पास रखा था। हे, शौर्य चकित हो गया। क्या लूली भी इतनी मेहनती थी? यह अच्छा था, वह उसे परेशान नहीं करने वाला था। फिर उसने एलिस के संदेश खोले। एलिस, सीनियर सहपाठी ने जवाब देने में बहुत देर कर दी। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। एलिस, क्या खाना कम पड़ गया है? कोई बात नहीं सीनियर सहपाठी, मैं अगले कुछ दिनों में और बनाकर तुम्हें भेज दूंगी। यहाँ बहुत से नए व्यंजन हैं, तुम्हें वे ज़रूर पसंद आएंगे। एलिस, और शुक्रिया सीनियर सहपाठी। अगर तुम नहीं होते तो शायद माँ और मैं दोनों ही नहीं होते। लेकिन वो अतीत की बात है। मैं कड़ी मेहनत करूंगी। मैं भविष्य में तुम्हारी मदद करूंगी। एलिस, तो वरिष्ठ सहपाठी किस तरह से भुगतान चाहता है? जवाब का समय लूली के समय के समान ही था। ऐसा लग रहा था कि उनके कार्यक्रम बहुत हद तक एक जैसे थे। वह अवाक रह गया। ग्रुप चैट चल रही थी, लेकिन वे निजी संदेश भेजना चाहते थे। उसे एक एक करके जवाब देना था। बहुत थकाने वाला था। लेकिन जब एलिस ने कहा कि वह उसे नया खाना भेजने वाली है, तो शौर्य की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह बहुत भावुक हो गया। एलिस सचमुच एक देवदूत थी। उसने ये भी पूछा कि वह अपना पैसा कैसे चुकाना चाहता है। वह वास्तव में कुछ नहीं चाहता था। वह बस उस छोटी बच्ची की मदद करना चाहता था जो रात के आसमान के नीचे उसके कंधे पर रो रही थी। शौर्य, माफ़ करें, मैं पिछले कुछ दिनों से साधना कर रहा हूँ। मैं अभी साधना कर रहा था।
एलिस, मैं अब बहुत मजबूत हूँ। मैं फिर से बेहतर हो गया हूँ। एलिस, हे, बधाई हो सीनियर स्कूलमेट। संघीय इतिहास में सबसे कम उम्र की प्रथम लेफ्टिनेंट। सीनियर स्कूलमेट बहुत अद्भुत है। शौर्य मुस्कुराया और टाइप करना जारी रखा। शौर्य, अगर एलिस की ईश्वरीय कला पूरी तरह से जागृत हो जाए तो ये शक्तिशाली होगा। बेशक, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे भी बदतर हो जाऊंगा। एलिस ने अपने कमरे में शौर्य का संदेश पढ़ा और शर्मा गई। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, एलिस, मैं सीनियर स्कूलमेट के पीछे चलूंगी। जाओ, सीनियर स्कूलमेट। वैसे, सीनियर स्कूलमेट, क्या मैं स्पिरिट फूड को फेडरल यूनिवर्सिटी को मेल कर दूं? शौर्य, हाँ, मैं 4 दिन में वापस जा रहा हूँ। आप इसे सीधे स्कूल भेज सकते हैं। एलिस, ठीक है, आपको नया खाना ज़रूर पसंद आएगा। शौर्य, चूंकि आप ये कह रहे हैं इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है। शौर्य अभी लार टपका रहा था। वह वास्तव में जानना चाहता था कि यह कौन सा भोजन है। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और एलिस ने कहा कि वह भी खेती करने जा रही है। अध्याय 224। पॉकेट हंटिंग आयाम। शौर्य ने अपना फ़ोन दूर रख दिया और एक बार फिर पॉकेट हंटिंग आयाम में प्रवेश किया। उसकी आत्मिक शक्ति साधना कोर मार्शल अवस्था स्तर 2 तक पहुंच गई थी और उसने उस दिव्य कला की साधना की। शौर्य को लगा कि अब वह अजेय हो गया है। वह 3 मीटर से अधिक ऊंची घास से ढके एक स्थान पर दिखाई दिए। जैसे ही वह उतरा, उसने सहज रूप से चीज तीर्थ तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने मानसिक बल से आसपास के वातावरण को ध्यान से स्कैन किया। जब उसे कोई शक्तिशाली बॉस नहीं मिला तो उसे राहत महसूस हुई। शौर्य ने अपनी नई सीखी दिव्य कला का परीक्षण करने का निर्णय लिया था। उसकी आंखें केंद्रित हो गईं और उसके शरीर के चारों ओर एक काला धात्विक रंग दिखाई दिया। फिर एक रून चमका और उसके शरीर के चारों ओर एक पारदर्शी काले क्रिस्टल की झिल्ली बन गई। शौर्य ने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर क्रिस्टल झिल्ली को देखा। वह चौंक गया। उसने ये पहले भी देखा था। उस दिन काले बाग मालिक ने इसका इस्तेमाल किया था। तो क्या काला बाग मालिक दिव्य कला जानता था? शौर्य खुश हो गया। सौभाग्य से, बॉस बहुत कमजोर था। अन्यथा, अगर बॉस इस दिव्य कला का उपयोग करता तो वह केवल घूर कर देखता। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और अपनी उंगलियां आपस में उलझा लीं। तदनुसार क्रिस्टल झिल्ली विलीन हो गई। जब उसने अपने हाथ अलग किए तो काली क्रिस्टल झिल्ली भी अलग हो गई। यह एक स्मार्ट जैसा था। कवच। शौर्य ने अपनी थोड़ी को छुआ। वह इस काले क्रिस्टल झिल्ली की सुरक्षा का परीक्षण करने की योजना बना रहा था। शौर्य की आंखों में एक हरे रंग की रोशनी चमक उठी और उसके हाथ पर एक जीवंत हरे रंग की हवा की धार दिखाई दी। यह एक तेज ची उत्सर्जित कर रही थी। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपने दाहिने हाथ की पवन धार का उपयोग करके अपने बाएं हाथ पर लगे काले क्रिस्टल को काट डाला। खटखट। ऐसा लग रहा था जैसे धातुएं आपस में टकरा रही हों। हवा की धार चमकने और क्रिस्टल से टकराने के बाद ये हल्का सा टिमटिमाने लगा और कई दिशाओं में बहने वाली हवा में बदल गया। आसपास की घास उखड़ गई और जमीन पर दरारों के निशान दिखाई देने लगे। शौर्य ने बिल्कुल बारीक काले क्रिस्टल झिल्ली को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। यह अच्छा था। उसकी शक्ति में वृद्धि के साथ, भले ही वह सिर्फ पवन देव कला का उपयोग करता है, उसकी लड़ाकू शक्ति 7 एपर्चर से कम नहीं होगी। इसका मतलब यह था कि उसकी दिव्य कला 7 छिद्रों और उससे नीचे की शक्ति के खिलाफ आसानी से बचाव कर सकती थी। फिर शौर्य ने और भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने हवा और आग के देवता की कला के साथ साथ बिजली के देवता की कला, पहले शरीर के देवता की कला और शक्ति के देवता की कला का मिश्रण करने की कोशिश की। उसने उन सभी को अपनी काली क्रिस्टल झिल्ली की ओर पटक दिया। जब उन्होंने 6 बार शक्ति देव कला, वायु और अग्नि सम्लन, साथ ही बिजली देव कला का उपयोग किया तो अंततः उन्होंने काले क्रिस्टल झिल्ली को पूरी तरह से तोड़ दिया और अपने बाएं हाथ को घायल कर लिया। शौर्य ने झिल्ली को धीरे धीरे हवा में गायब होते देखा और उसकी आंखों में एक रून चमक उठा। उसका बायां हाथ फिर से काले क्रिस्टल झिल्ली से ढक गया। ये पूरी तरह से नया था। शौर्य की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उन्होंने यह आशा नहीं की थी कि यह रक्षात्मक दिव्य कला इतनी मजबूत होगी। दिव्य कला केवल व्यक्ति की प्रासंगिक देव कला, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति साधना स्तर से संबंधित थी। इसका मतलब यह था कि शौर्य की शक्ति देव कला, वायु देव कला, अग्नि देव कला और बिजली देव कला इस झिल्ली को कोई लाभ नहीं पहुंचाएगी। इसके बावजूद इस झिल्ली ने उसके लगभग पूर्ण शक्तिशाली हमले को पूरी तरह से रोक दिया। ये वृद्धि बहुत बड़ी थी और जब तक उसके पास शक्ति थी, वह झिल्ली के टूटने पर उसे पुनः जोड़ सकता था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यदि वह इस दिव्य कला का उपयोग करता तो वह कुछ घंटों तक टिक सकता था, लेकिन युद्ध में वह इस दिव्य कला का उपयोग नहीं कर सकता था। इसके बावजूद यह एक बहुत शक्तिशाली रक्षात्मक उपाय था। शौर्य ने झिल्ली को हटा दिया और अपने बाएं हाथ की मरम्मत के लिए पुनर्जनन देव कला का उपयोग किया। उन्होंने इस दिव्य कला के लिए एक नाम सोचा था। इसे कहा जाएगा
पहली ढाल। इस दिव्य कला के अनुरूप देव कला प्रथम देव कला थी, अतः इस दिव्य कला को प्रथम ढाल कहना ही श्रेष्ठ था। शौर्य ने संतोष से सिर हिलाया। पहली ढाल के साथ वह थोड़ा जंगली हो सकता था, हालांकि वह जंगली प्रकार का नहीं था। फिर शौर्य ने 8 गुना ताकत देव कला का इस्तेमाल किया। उस बैंगनी रंग के गोले का उपयोग करने के बाद अत्यंत सक्रिय मस्तिष्क अवस्था में शौर्य ने अंततः अपनी शक्ति देव कला में कुछ सुधार किया। हालांकि वह अभी भी 9 गुना ताकत भगवान कला सीखने में सक्षम नहीं था। शौर्य ने अपने होंठ काटे। एक काली रोशनी चमकी, फिर हवा, आग और बिजली, साथ ही क्रिस्टल फिर से प्रकट हुआ। तब 8 बार ताकत भगवान कला, गड़गड़ाहट, जूम कांपने के साथ ही तेज आवाजें आए स्टॉक। फिर जिंजम पर एक नजर आया। आसपास के एक हिस्से में जमीन शौर्य की मूर्ति को शक्ति नहीं मिली, जिससे मकबरे के जले जैसे टुकड़े पड़ गए। शौर्य का चेहरा शांत था क्योंकि उसे उसकी स्थिति का एहसास था। शौर्य के शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति निकली और उसके शरीर को चीरना भी शुरू कर दिया। अच्छी बात यह थी कि उसका शरीर काफी मजबूत था। यह थोड़ा दर्दनाक था, लेकिन वह घायल नहीं हुआ। वह कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रहा। जब उसका शरीर 8 गुना शक्ति वृद्धि से परिचित हो गया तो उसने धीरे से अपना दाहिना पैर उठाया और जोर से धक्का मारा। गड़गड़ाहट। जमीन पर 10 किलोमीटर की दूरी तक गहरी खाई बन गई। मिट्टी चारों ओर उछल रही थी और फिर शौर्य द्वारा लीक की गई बिजली से वे हवा में कुचल गए। फ्यूफ। शौर्य की सांस हवा की लहर में बदल गई जो चारों ओर बह गई। उसने अपनी शक्ति को वश में कर लिया और भयानक दबाव उससे गायब हो गया। शौर्य ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जोर जोर से हाँफने लगा। वह बहुत थका देने वाला था। यदि वह ऐसा करता तो अधिकतम 3 मिनट ही टिक पाता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति साधना का स्तर बेहतर हो गया था। मूल रूप से वह शायद 3 मिनट भी नहीं टिक पाता था। ये सोचकर शौर्य निराश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कम समय तक जीवित रहेगा। वह अभी भी बहुत कमजोर था। यह नहीं हो सकता था। उसे खेती करनी थी। थोड़ा संभलने के बाद शौर्य ने उस विशाल खाई को देखा जो उसने बनाई थी। समय अवधि छोटी थी, लेकिन यह वास्तव में मजबूत थी। शौर्य को तो यह भी संदेह था कि उसकी पूरी शक्ति 100 एपर्चर से अधिक हो सकती है। वह बहुत शक्तिशाली था। यदि उसने ब्लैक टाइगर बॉस को मारने के अवसर का उपयोग नहीं किया होता तो वह इतनी जल्दी कैसे सुधार कर सकता था। चौथे वर्ष के छात्रों के बीच भी उनकी वर्तमान लड़ाकू शक्ति बहुत कमजोर नहीं थी, है ना? कम से कम ये गुई यूपिंग से ज्यादा दूर नहीं था। ये सोचते हुए शौर्य ने अचानक अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करना चाहा। पहले वर्ष के अंत से पहले वह अपनी लड़ाकू शक्ति को नश्वर विकास स्तर तक बढ़ा लेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शौर्य और भी अधिक प्रेरित हो गया। 3 दिन बाद शौर्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों से लाल रोशनी गायब हो गई। इन 3 दिनों के दौरान उन्होंने बाग से बचे हुए 4 लाल गोले का इस्तेमाल किया और उनकी आत्मा शक्ति साधना का स्तर कोर मार्शल स्टेट स्तर 8 तक पहुंच गया। उनकी शुद्ध शारीरिक लड़ाकू शक्ति एपर्चर खोलने की स्थिति 6 एपर्चर के करीब थी। ये म्यू और अन्य लोगों की तुलना में शौर्य की आत्मिक शक्ति साधना का स्तर उनसे कहीं अधिक था। यहाँ तक कि अगर उन्होंने संघीय अंशदान अंकों का उपयोग चीजें खरीदने के लिए किया तो भी उनकी वृद्धि शौर्य के जितनी बड़ी नहीं होगी। शौर्य ने इन 3 दिनों में पॉकेट हंटिंग आयाम में भी काफी कुछ हासिल किया था। उन्होंने 3 वायु, 3 बिजली और 1 पुनर्जनन देव कला ओब प्राप्त किया। उन्होंने एक प्रथम शरीर देव कला क्रिस्टल ओब भी प्राप्त किया। जब वह अधिक शक्तिशाली हो गया तो वह एक ही मुक्के से उन सभी राक्षसों को समाप्त कर सका जो देव कला के टुकड़ों को खा जाते थे। उसे अभी तक ऐसा कोई भी हथियार नहीं मिला था जो उसे 2 बार मुक्का मारने की अनुमति देता हो। इस शक्ति के कारण ही वह इतनी जल्दी इतने सारे देव कला क्रिस्टल प्राप्त कर सका। शौर्य ने उसकी लगातार बढ़ती शक्ति को महसूस किया और उठते हुए मुस्कुराया। उसने बाहर देखा। वहां जहाज अंदर बाहर उड़ रहे थे। ये प्रवेश परीक्षा समाप्त होने वाली थी। सभी छात्रों को आज बेस पर लौटना था। प्रोडिजी बैरक के प्रोडिजी संघीय विश्वविद्यालय के छात्रों के बजाय लड़ाई जारी रखेंगे। कल वे शियाए प्रणाली को छोड़कर डॉन प्रणाली की ओर बढ़ेंगे, जो सौर प्रणाली है और जिसे अकादमी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। फेडरेशन के सभी प्रसिद्ध स्कूल वहां एकत्रित हुए थे। पूरे महासंघ के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तथा महासंघ के भावी स्तंभ सभी वहां उपस्थित थे। फेडरल यूनिवर्सिटी और एम्परर कैपिटल एकेडमी वहां के 2 सर्वोत्तम विश्वविद्यालय थे। अध्याय 225। पॉकेट हंटिंग आयाम। दोपहर के भोजन के समय से ही उच्च वर्ग के छात्र छात्रावासों में वापस आते रहे। हर ग्रह पर परिस्थितियां अलग अलग थीं, इसलिए उनके लौटने का समय भी अलग अलग था। 25वें ग्रह पर नांगोंग जिंग और अन्य लोगों के लिए वापस आना बहुत मुश्किल था। जब वे वापस आए तो काफी देर हो चुकी थी।
युद्ध के मैदान से वापस आने के बाद सभी छात्र मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके थे। ये बात खास तौर पर नए छात्रों के लिए सच थी। हालांकि वे अनुभवी सैनिकों के साथ मिशन पर जाते थे, लेकिन युद्ध के मैदान में जाना उनका पहला अनुभव था। बेस पर वापस लौटने के बाद जब उनका मन शांत हुआ तो उन्हें अपनी थकान का एहसास हुआ। सभी छात्र आराम करने के लिए अपने छात्रावासों में लौट गए तथा उन्हें दूसरों से बातचीत करने का भी समय नहीं मिला। यहाँ तक कि 25वें ग्रह से आए वरिष्ठ स्कूली साथी भी सीधे अपने बिस्तर पर चले गए। केवल नांगोंग जिंग और लुओ बिंगकिंग को आराम करने के लिए वापस जाने से पहले रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी। दूसरे दिन सुबह शौर्य अपने बिस्तर पर बैठा और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने कल पूरे दिन का उपयोग करते हुए सभी देवकला गोले खा लिए थे। अब तक उसने जो कुछ भी काटा था वह अंततः नष्ट हो गया। अब शौर्य को यह भी नहीं पता था कि उसकी युद्ध शक्ति किस स्तर पर थी, लेकिन उनका अनुमान था कि उनकी पूरी शक्ति कम से कम 100 एपर्चर से कम नहीं होगी। वह उठकर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। सभी छात्र कल लौट आए थे। शौर्य बाहर नहीं गया। सभी लोग साधना करने के लिए अंदर ही रहे। शौर्य को अन्य छात्रों की स्थिति के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सैन्य योग्यता के अलावा प्रवेश परीक्षा के पुरस्कार भी थे। वह भी बहुत बड़ा था। क्या वह इसका उपयोग दिव्य कला प्राप्त करने में कर सकेगा? यद्यपि यह बहुत ही असंभव था, लेकिन लोगों को सपनों की जरूरत थी। शौर्य आशान्वित हो गया। शौर्य और अन्य लोगों ने नाश्ता खत्म किया और लिविंग रूम में बातचीत करने लगे। वे जाने वाले थे, इसलिए वे सभी थोड़ी देर आराम करना चाहते थे। इसी समय एक परिचित आवाज सुनाई दी, सभी लोग अपना सामान पैक करें और 10 मिनट बाद इकट्ठा हो जाएं। शौर्य और बाकी लोग सहज ही उठ खड़े हुए। यह उस शराबी की आवाज़ थी। अगर वे देर से आए तो कौन जाने उनकी पिटाई हो जाए। उन्होंने जल्दी से अपना सामान भंडारण रिंग में रखा और बाहर निकल गए। अन्य छात्रावासों से भी छात्र आए। शौर्य ने सभी दर्शन स्थलों पर नजर डाली। उनमें से कुछ थके हुए लग रहे थे और कुछ घायल भी हुए थे, परंतु किसी का हाथ या पैर नहीं कटा था। अगर काटा भी हो तो वे ठीक हो जाएं। शौर्य को बाहर आते देख वे छात्र चुप हो गए। हर कोई शौर्य को अजीब नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। दूसरे ग्रहों पर भी उन्हें पता था कि 25वें ग्रह पर क्या हुआ था। जाहिर है उन्हें पता था कि इस युवक ने क्या चौंकाने वाली हरकतें की हैं। 18 साल का प्रथम लेफ्टिनेंट, वह भी एक नया छात्र था। सभी पुराने छात्रों की भावनाएं जटिल थीं। यहाँ तक कि वे वरिष्ठ सहपाठी भी जिन्हें शौर्य ने अभ्यास में पढ़ाया था, वे भी अविश्वास में थे। नए छात्रों को लगा कि इस लड़के के पास गुप्त शिक्षक हैं। अन्यथा अंतर इतना बड़ा क्यों था? शौर्य ने अपना सिर खुजलाया। वह वाकई बहुत सुंदर था। अगर वे सुंदर लड़कियां होतीं तो वे उसे देख सकती थीं, लेकिन लड़के भी उसे क्यों देख रहे थे? इस समय लुओ बिंगकिंग और नांगोंग जिंग अपनी सैन्य वर्दी में यार्ड के एक तरफ खड़े थे। सभी को आते देख नांगोंग जिंग ने कहा, 1 महीने की प्रवेश परीक्षा यहीं समाप्त होती है। अब हम अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे और जेआर सिस्टम को छोड़कर फेडरल यूनिवर्सिटी जाएंगे। नए छात्रों ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। वे अंततः अपने सपनों के संघीय विश्वविद्यालय में जा सकेंगे। पुराने छात्र चुपचाप नए छात्रों को देखते रहे और अजीब सी नज़र से देखते रहे। इसके बाद नांगोंग जिंग ने सभी को होवरकार में बैठाया और अंतरिक्ष स्टेशन की ओर चल पड़े। जहां तक लुओ बिंगकिंग का सवाल है, उसने कभी एक भी शब्द नहीं बोला। यही उसका चरित्र था। ऐसी परिस्थिति में उसे बस सुंदर दिखने की जरूरत थी। उन छात्राओं ने गुलाबी आंखों से उसकी ओर देखा। फेडरेशन में सबसे अधिक वांछित व्यक्ति कोई आसान लक्ष्य नहीं था। अंतरिक्ष स्टेशन पर नांगोंग जिंग और लुओ, जो 500 मीटर से अधिक था। नांगोंग जिंग ने कहा, यह हमारे स्कूल का ट्रांसपोर्ट जहाज है, सभी लोग अंदर आ जाएं। फिर वह सभी को जहाज तक ले गई। शौर्य ने एक पल के लिए जहाज को देखा। किसी कारण से उसे जहाज पर बना पैटर्न जाना पहचाना लगा। फिर उसने दूसरी ओर देखा और अपने विचारों को त्याग दिया। अंदर का स्थान बहुत बड़ा था और इसे कई स्तरों में विभाजित किया गया था। इसमें एक छात्रावास क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, कैफेटेरिया और खेती के कमरे शामिल थे। नांगोंग जिंग ने श्रमिकों को शौर्य और अन्य लोगों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने को कहा और फिर लुओ बिंगकिंग के साथ वहां से चले गए। ये देखकर पुराने छात्रों को राहत महसूस हुई। किसी ने कहा, लगता है टीचर नांगोंग आज बहुत अच्छे मूड में हैं। लगता है इस टेस्ट में सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। शायद यह आंशिक रूप से जूनियर स्कूल के साथी शौर्य के कारण है। संभवतः कुछ पुराने छात्रों ने शौर्य को जटिल भाव से देखा। इस समय मार्गरेट, गुई यूपिंग और कुछ वरिष्ठ स्कूली साथी जो 25वें ग्रह पर उनके साथ लड़े थे, वहां आ गए। मार्गरेट मुस्कुराई और शौर्य के कंधे को थपथपाया और उससे युद्ध के मैदान के बारे में बात की। तुम्हारे जाने के बाद लड़ाई बहुत तीव्र थी।
ये बहुत शर्म की बात है कि तुम वहां नहीं थे। मैंने कई एपर्चर ओपनिंग स्टेट्स की हत्या की और स्पिरिट मेटल ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम मैंने शुरू में ही संभाल लिया था। मेरी योग्यता बहुत बड़ी है। फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। हालांकि एक ब्लेड दानव आया। उसकी देवकला ने मेरी कला का मुकाबला किया। मुझे उसे मारने का अवसर ढूंढना था। मैं युद्ध के मैदान में आने की हिम्मत नहीं करता। अगर मैं अपनी वर्तमान शक्ति के साथ दिखाई देता हूं तो मेरी खाल खींच ली जाएगी। अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद उसकी शक्ति की तुलना मार्गरेट से नहीं की जा सकती थी। गुई यूपिंग मुस्कुराया। ये सच है, लेकिन जूनियर स्कूल के साथ ही शौर्य और ये म्यू साथ ही बाकी लोगों को अपने परिणामों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको निश्चित रूप से काफ़ी क्रेडिट मिलेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आपको साधारण कक्षा में डाला जाएगा। साधारण श्रेणी में डाल दिया गया। ये सुनकर नए विद्यार्थी खुशी से चिल्ला उठे। साधारण श्रेणी में जाने की संभावना थी। उन्हें इस बारे में पता नहीं था। गुई यूपिंग मुस्कुराए। फेडरल यूनिवर्सिटी ने हमेशा योग्यतम के जीवित रहने के नियम का पालन किया है। यदि आपका प्रदर्शन बहुत कम है तो आपको साधारण वर्ग में छोड़ दिया जाएगा। जो लोग साधारण वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें कुलीन वर्ग में पदोन्नत किया जाएगा। ये सिर्फ नए छात्रों के लिए नहीं है, यह उच्च वर्षों के लिए भी समान है। वह मुस्कुराया। मैं विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा। शिक्षक नांगोंग और लुओ युद्ध के मैदान में हमारे प्रदर्शन के आधार पर हमें ग्रेड देंगे। परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। बस इंतजार करो। अचानक सभी नए छात्र तनाव में आ गए। कोई भी व्यक्ति साधारण श्रेणी में नहीं जाना चाहता था। उन्हें प्रवेश की गारंटी दी गई थी। अगर उन्हें साधारण श्रेणी में डाल दिया जाता तो कितनी शर्मिंदगी होती। इसके बाद उन्हें छात्रावास क्षेत्र में ले जाया गया। अध्याय 226। पॉकेट हंटिंग आयाम। छात्रावास का क्षेत्र छोटा नहीं था। वहाँ 200 छात्र थे और हर एक के पास एक छोटा कमरा था। कमरे के अंदर सिर्फ एक बिस्तर और मेज रखा जा सकता है। ये सैन्य छात्रावासों की तुलना में ज़्यादा सरल था। हालांकि वे जहाज़ पर सिर्फ कुछ दिन ही रुकने वाले थे। परिस्थितियां काफ़ी अच्छी थीं। अधिकांश छात्र युद्ध के मैदान से अभी भी थके हुए थे, इसलिए वे अपने छात्रावासों में आराम करने चले गए। शौर्य भी अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। जल्द ही अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी और अंतरिक्ष में उड़ गया। शौर्य ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में चमकते हुए तारे बहुत चमकीले लग रहे थे। कुछ देर तक देखने के बाद शौर्य बिस्तर पर बैठ गया और फिर से साधना करने लगा। वह ये नहीं भूला कि लिनलिंग ने कहा था कि वह उससे आगे निकल जाएगी। उसने महसूस किया कि उसकी वर्तमान शक्ति के साथ संभवतः उसे हराया नहीं जा सकेगा, लेकिन और भी अधिक शक्तिशाली बनना गलत नहीं था, है ना? अगली सुबह नांगोंग जिंग ने अभिजात वर्ग के छात्रों को बैठक कक्ष में एकत्रित होने के लिए बुलाया। शौर्य और अन्य लोग आशान्वित होकर अपनी सीटों पर बैठे थे। स्पष्टतः ग्रेड और पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। गुई यूपिंग ने पहले ही उन्हें सलाह दे दी थी कि वे साधारण कक्षा में भेजे जाने के बारे में चिंता करना छोड़ दें, लेकिन उनके पास बैठे छात्र, विशेषकर वे छात्र जो महसूस करते थे कि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, घबरा गए। मंच पर नांगोंग जिंग और लुओ बिंगकिंग गंभीर भाव में थे। जो लोग मंच के नीचे थे वे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शौर्य का मुंह हैंग गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नांगोंग जिंग का चेहरा इतना गंभीर होगा। अब वह सचमुच एक शिक्षिका जैसी लग रही थी। जब नांगोंग जिंग ने शौर्य की अजीब नज़र देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप अपने दिल में इस बात को नोट कर लिया। फिर उसने कहा, प्रवेश परीक्षा समाप्त हो गई है। पुराने छात्रों के लिए यह आपकी पहली परीक्षा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। हर परीक्षा सूची में आपकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है और यह पुनः चयन का एक रूप भी है। फिर उसने नए छात्रों की ओर देखा। नए छात्रों के लिए संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की गारंटी मिलने का मतलब है कि आप समान आयु के छात्रों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट हैं। हालांकि एक समय में उत्कृष्ट होने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा उत्कृष्ट बने रहेंगे। संघ को ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की आवश्यकता है जो मानव जाति का समर्थन कर सकें। इसलिए यदि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं तो अपना पद किसी अधिक उत्कृष्ट युवा को सौंप दें। नांगोंग जिंग मुस्कुराए। जब से तुमने फेडरल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया है तब से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। अगर तुम बाहर नहीं होना चाहते तो कड़ी मेहनत करो। नांगोंग जिंग ने छात्रों को इस जानकारी को आत्मसात करने के लिए कुछ समय दिया। ये बहुत सामान्य बात थी कि कुछ छात्र संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की गारंटी मिलने के बाद अहंकारी हो जाते थे। वे उन्हें वापस उनके स्थान पर रखना पसंद करते थे। कमरे में सन्नाटा था। पुराने छात्र इसके आदी हो चुके थे। कुछ क्षण बाद नांगोंग जिंग फिर बोला, अब मैं इनामों की घोषणा करूंगा। चौथे वर्ष की मार्गरेट क्लार्क ने 25वें ग्रह पर अभियान में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है।
उसने महत्वपूर्ण क्षण में ब्लेड डेमन से स्पिरिट मेटल लूट लिया और उन्हें सुरक्षित रूप से बेस पर वापस पहुंचाया। फिर उसने दूसरी स्पिरिट मेटल माइन ढूंढी और आगामी लड़ाई में 2 ब्लेड डेमन एपर्चर ओपनिंग स्टेट्स को मार गिराया। उसने ब्लेड डेमन से घिरे होने के दौरान बहुत सारी स्पिरिट मेटल भी वापस पहुंचाए। नए छात्रों ने मार्गरेट को आश्चर्य से देखा। पुराने छात्र जानते थे कि यह भूरे बालों वाली लड़की कितनी मजबूत थी। फिर नांगोंग जिंग ने आगे कहा, मार्गरेट के पास मूल रूप से अन्य मिशन थे, लेकिन यह एक विशेष परिस्थिति है, इसलिए इसे प्रवेश परीक्षा में गिना जाता है। इनाम के रूप में 200 के शैक्षणिक क्रेडिट, 2 स्वर्गीय क्रिस्टल फल और दाओ ज्ञानोदय कक्ष में 3 घंटे। ये कहते हुए पुराने छात्रों की सांसें रुक गईं और वे हरी आंखों से मार्गरेट को देखने लगे मानो वे उसे लूटना चाहते हों। यहाँ तक कि गुई यूपिंग और अन्य लोगों ने भी इसी तरह व्यवहार किया। मार्गरेट मुस्कुराए। इस बार उसने काफ़ी कमाई की। यहाँ तक कि उसने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना भरपूर होगा। इससे उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह जल्द ही कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगी। उसे शौर्य का और भी ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह न होता तो उसे यह मौका नहीं मिलता। ज़्यादातर नए छात्र उलझन में थे और शौर्य भी। उन्हें नहीं पता था कि स्वर्ग क्रिस्टल फल और दाओ ज्ञानोदय कक्ष क्या हैं। नए छात्रों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मार्गरेट को प्रशंसा की दृष्टि से देखता था। शौर्य ने जुवान युकी की ओर देखा जो मार्गरेट की प्रशंसा कर रहा था। युकी, क्या पुरस्कार बहुत अच्छे हैं। जुवान युकी ने अपनी आंखें घुमाईं। शैक्षणिक क्रेडिट का मूल्य संघीय योगदान बिंदुओं के समान ही है। मार्शल आर्ट साइट पर बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप कम अधिकार के कारण नहीं खरीद सकते। हालांकि आप उन्हें अकादमिक क्रेडिट के साथ खरीद सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह कीमती है? शौर्य की आंखें चमक उठीं। हाँ, जुबान युकी ने आगे कहा, लेकिन 200 के संघीय योगदान अंक अन्य 2 की तुलना में कम मूल्य के हैं। क्या? शौर्य और अन्य लोगों की आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। हम 200 के शैक्षणिक क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं। ये 200 के संघीय अंशदान अंकों के बराबर था और वह सबसे कम मूल्य वाला इनाम था। जुबान युकी ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि स्वर्ग क्रिस्टल फल के प्रभाव कितने अच्छे होंगे, लेकिन यह एक आत्मिक फल है जो किसी के साधना स्तर को बहुत बढ़ा सकता है। मार्शल आर्ट साइट पर एक स्वर्ग क्रिस्टल फल 31 के संघीय योगदान बिंदुओं के बराबर है और आपूर्ति सीमित है। आप इसे केवल एक निश्चित मात्रा में विशेषाधिकार के साथ ही खरीद सकते हैं। फिर भी आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। दाओ ज्ञानोदय कक्ष के लिए ये प्रसिद्ध फेडरेशन विश्वविद्यालयों का विशेषाधिकार है। ये डॉन सिस्टम के डॉन ग्रह पर है। केवल डॉन सिस्टम के प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र ही इसका उपयोग कर सकते हैं। उन्हें हर बार आवेदन करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि यह एक कलाकृति थी जिसे जिन्याओ सेज ने एल्फ जाति से प्राप्त किया था। ये वहाँ देव कला के बारे में आपकी सीख को बढ़ा सकता है। ये बहुत प्रभावी है। ऐसी चीज़ें पूरे महासंघ में बहुत कीमती हैं। इसका उपयोग केवल दाओ ज्ञानोदय पत्थरों के साथ ही किया जा सकता है। मुझे इसकी बारीकियां नहीं पता। जुबान युकी के शब्दों से शौर्य और अन्य लोग चुप हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों पुरस्कार अकादमिक क्रेडिट से ज़्यादा कीमती थे। कुछ चीज़ें दौलत से नहीं खरीदी जा सकतीं। उन्हें सिर्फ पुरस्कारों के जरिए ही बांटा जा सकता है। आखिरकार मनुष्य ताकतवर नहीं थे। मानव जाति आकाशगंगा का अधिपति भी नहीं थी, उससे परे तो बिल्कुल नहीं। मानव जाति को ब्रह्मांड में कुछ कलाकृतियां भी नहीं मिल सकीं। शौर्य ने दाओ ज्ञानोदय पत्थर के बारे में भी नहीं सुना था। मानव जाति भाग्यशाली थी कि उसे एल्फ जाति द्वारा संरक्षित किया गया जो मानव के समान और मैत्रीपूर्ण थी। किसी जाति की रक्षा के लिए उच्च स्तरीय सभ्यता के बिना यदि वह जाति ब्रह्मांड में पहली बार कदम रखेगी तो वह या तो नष्ट हो जाएगी या गुलाम बना ली जाएगी। इन नव उभरी जातियों की तुलना उन जातियों से कैसे की जा सकती है जिन्होंने अरबों खरबों वर्षों तक ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। शौर्य ने अपना सिर हिलाया। यह अभी भी उससे बहुत दूर था। इस समय येम्यू ने मार्गरेट को प्रशंसा से देखा और कहा, इसका मतलब है कि वरिष्ठ सहपाठी तुरंत एक अमीर महिला बन गई। क्या मैं उसका साथी बन सकता हूँ? मार्गरेट सुंदर थी और उसका व्यक्तित्व भी अच्छा था। वह उसका खिलौना बनकर रहना चाहता था और मेहनत नहीं करना चाहता था। सभी लोग येम्यू को अजीब नज़रों से देखने लगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जुबान युकी ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी सीनियर सहपाठी मार्गरेट के साथ इस पर चर्चा करने में आपकी मदद करूं? येम्यू खांसते हुए बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं एक मेहनती युवक हूं। शौर्य। अध्याय 227। पॉकेट हंटिंग आयाम। नांगोंग जिंग ने नीचे लोगों की टिप्पणियों की परवाह नहीं की। उसने घोषणाओं के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। चौथे वर्ष गुई यूपिंग 25वें ग्रह पर उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय था। उसने जूनियर्स को सहायता प्रदान की थी और उनकी अच्छी तरह से रक्षा की थी। वह स्पिरिट मेटल माइन की खबर वापस लाने में भी सफल रहा और बाद की लड़ाइयों में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया।
इस बार के पुरस्कार हैं 100 के अकादमिक क्रेडिट, एक स्वर्गीय क्रिस्टल फल और दाओ ज्ञानोदय कक्ष में 1 घंटा। गुई यूपिंग जो अगली पंक्ति में बैठे थे, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। हालांकि मार्गरेट की तुलना में यह इनाम उसे मिले इनाम का आधा ही था, लेकिन ये तो पहले से ही एक बहुत बड़ा इनाम माना जा रहा था। क्या आपको दूसरों की ईर्ष्या और जलन भरी निगाहें नहीं दिखती, है न? इस बार इनाम मिलने से उसकी ताकत में काफ़ी वृद्धि होगी। चौथे वर्ष इसहाक। इसके बाद नांगोंग जिंग ने पुरस्कार वितरित करते हुए युद्ध के मैदान में मौजूद प्रत्येक चौथे वर्ष के छात्र की योग्यता और उपलब्धियों पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। संघीय विश्वविद्यालय के कुलीन वर्ग के वरिष्ठों के रूप में वे 4 साल की प्रवेश परीक्षा, साथ ही अन्य विभिन्न असाइनमेंट प्रशिक्षण से गुजरे थे। ऐसी स्थिति में किसी के लिए खराब प्रदर्शन करना या साधारण वर्ग में पदावनत होना दुर्लभ था। अधिक से अधिक उनका प्रदर्शन अच्छा और बुरा दोनों होगा। वास्तव में जिन्हें साधारण कक्षा में पदावनत किया गया था, वे आमतौर पर नए या दूसरे वर्ष के छात्र थे। तीसरे वर्ष तक पहुंचने के बाद ऐसी स्थिति शायद ही कभी हुई हो। आखिरकार संसाधनों के असमान वितरण के कारण ऐसे बहुत कम छात्र थे जो 3 वर्ष बाद भी आगे बढ़ पाए। यदि ऐसा था तो यह एक विशेष रूप से मजबूत देवकला का जागरण था, और यदि ऐसा हुआ तो संघीय विश्वविद्यालय स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को तैयार करने पर ध्यान देगा। हालांकि ये स्पष्ट था कि इस बार ऐसा कोई अपवाद नहीं था। भले ही चौथे वर्ष के वरिष्ठ छात्र जिस युद्ध क्षेत्र में थे, वह बाद के चरण के दौरान 25वें ग्रह के युद्ध क्षेत्र जितना तीव्र नहीं था, फिर भी यह ज़ियार प्रणाली का सबसे खराब युद्ध क्षेत्र था। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ छात्रों को कम से कम 30 के क्रेडिट का इनाम मिलेगा, जिससे सभी सोफोमोर और जूनियर उनसे बहुत ईर्ष्या करेंगे। वरिष्ठ छात्रों को पुरस्कार देने के बाद नांगोंग जिंग ने कनिष्ठ छात्रों को पुरस्कार देना शुरू किया। तीसरे साल के छात्र वांग वेंजे 25वें ग्रह के युद्ध क्षेत्र में उनका प्रदर्शन भी उल्लेखनीय था। इस बार का इनाम 50,000 अकादमिक क्रेडिट है। तीसरे वर्ष के क्षेत्र में बैठे वांग वेंजे ने महसूस किया कि कई लोग उन्हें ईर्ष्या भरी नज़रों से देख रहे हैं, और वह हल्के से मुस्कुराए। 50,000 शैक्षणिक क्रेडिट ये चौथे वर्ष के कुछ वरिष्ठ छात्रों से भी अधिक था। उसकी ताकत पूरे तीसरे वर्ष में सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन इस बार उसे जो इनाम मिला वह सबसे बड़ा था। आखिरकार 25वें ग्रह की आत्मा धातु खदान घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि शुरू से ही भाग लेने वाले तीसरे वर्ष के छात्रों को लाभ हुआ। इस बार वह सचमुच बहुत भाग्यशाली था। नांगोंग जिंग ने जारी रखा। तीसरे वर्ष जिलिन। प्रवेश परीक्षा के परिणामों की घोषणा जारी रही और सभी छात्रों को यह एहसास हुआ कि 25वें ग्रह के युद्ध क्षेत्र में पहले आने वाले लोगों को मिलने वाले पुरस्कार आमतौर पर काफ़ी प्रचुर थे। कई लोगों को अचानक पेट में दर्द महसूस हुआ। बहुत अनुचित। कौन जानता था कि ऐसा घटित होगा? यह उन छात्रों के लिए बहुत अनुचित था जो युद्ध के मैदान में नियमों का पालन करते थे। तीसरे वर्ष के परीक्षा परिणाम की घोषणा समाप्त हो गई। इस बार भी कोई भी छात्र ऐसा नहीं था जिसे साधारण कक्षा में पदावनत किया गया हो। नांगोंग जिंग की राय में यह स्पष्ट था कि इस बार तीसरे वर्ष के छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद नांगोंग जिंग ने दूसरे वर्ष के छात्रों के परिणामों की घोषणा जारी रखी। दूसरे वर्ष के छात्र 25वें ग्रह पर नहीं गए थे, इसलिए सभी छात्र मूल युद्ध के मैदान पर थे और उनका प्रदर्शन स्नातक के अनुसार था। सबसे अधिक पुरस्कार पाने वाले छात्र को मात्र 10,000 शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त हुए। बहरहाल कम से कम अधिकांश छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कुछ नर्वस छात्र थे जिन्होंने पुरस्कार मिलने के बाद राहत की सांस ली। ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्हें पदावनत नहीं किया गया। कुलीन वर्ग में उनके संसाधनों के साथ जब तक उन्हें पदावनत नहीं किया गया तब तक ये स्वीकार्य था, भले ही उनका पुरस्कार थोड़ा कम क्यों न हो। जब घोषणा लगभग समाप्त हो गई तो नांगोंग जिंग चुपचाप रुक गई और फिर उसने दूसरे वर्ष के क्षेत्र की ओर देखा, भावशून्य और बहुत गंभीर। अचानक द्वितीय वर्ष के क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उन दो युवकों को अजीब तरह से देख रहे थे जिनके नाम अभी तक नहीं पुकारे गए थे। कुछ के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे। उन दोनों युवकों को लगा कि सबकी नज़रें उन पर हैं और उनके चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए। वे दांत पीस रहे थे और सिर झुका रहे थे। द्वितीय वर्ष सांग जेहुआ डोनाल्ड लू था। नांगोंग जिंग की सख्त आवाज़ गूंजी, जिससे वे दोनों युवक बिना बोले कांपने लगे। अनियोजित मिशनों के कारण आपकी टीम दुश्मन की घेराबंदी में घुस गई, जिसके परिणामस्वरूप आपके 3 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, इससे पहले कि आप लोग वापस भागते। क्या आप लोग इतने महान हैं, है न? यदि युद्ध का मैदान आपकी ताकत के अनुसार नहीं चुना गया होता तो इस बार आपकी लाशें भी वापस नहीं आती। नांगोंग जिंग के शब्दों ने उन लोगों को, जो नहीं जानते थे कि क्या हुआ था, इन दो युवकों को अजीब निगाहों से देखने पर मजबूर कर दिया। शौर्य ने अपने दोनों वरिष्ठों को आश्चर्य से देखा। भयानक बात है, ये दोनों सीनियर तो उससे भी अधिक बेलगाम थे। ये थोड़ा ज्यादा मजबूत था।
उसे लगा कि उसे बहुत ही बेलगाम समझा जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दूसरों से हार जाएगा। अरे, लगता है इस बार मैं हार गया। ये सब कहने के बाद नांगोंग जिंग की आंखों में सुनहरी रोशनी टिमटिमाने लगी, उसकी सांस थोड़ी उखड़ने लगी, जिससे वे दोनों छात्र और भी अधिक कांपने लगे। नांगोंग जिंग की मुक्का कोई मजाक नहीं थी। सिर्फ एक मुक्का मारने से आप सांस नहीं ले पाएंगे। इस समय सुंदर लुओ बिंकिंग, जिसने एक शब्द भी नहीं बोला था, ने फिर उन दो वरिष्ठों की ओर स्पष्ट रूप से देखा और कहा, नांगोंग, सीधे सजा पर जाओ। जब नांगोंग जिंग ने यह सुना तो उसने उपहास किया और उदासीनता से कहा, यदि आप लोग अपने साथियों को हमलों की कुछ तरंगों को रोकने में मदद नहीं करते, गंभीर रूप से घायल नहीं होते और मरने के कगार पर होते, तो मैं इस बार आप सभी को सीधे खत्म कर देती। उसके बाद उसने स्पष्ट रूप से कहा, आप में से दो को साधारण कक्षा में पदावनत कर दिया जाएगा, इस परीक्षा के लिए कोई इनाम नहीं है। जब नांगोंग जिंग ने यह कहा तो सांग जिहुआ और डोनाल्ड लू कांप उठे। उनके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए। पुरस्कार न मिलने की तुलना में साधारण श्रेणी में पदावनत होना अधिक पीड़ादायक था। बस उस गिरावट ने इसे स्वीकार करना कठिन बना दिया। साधारण और कुलीन वर्ग के बीच विभिन्न विशेषाधिकारों और संसाधनों में अंतर का उल्लेख नहीं करना। वे दूसरे वर्ष में थे और उन्हें साधारण कक्षा में डाल दिया गया, ये कितना शर्मनाक है। दोनों व्यक्तियों के दिमाग में सन्नाटा छा गया और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहें। नांगोंग जिंग ने उन दो छात्रों की तरफ देखा जिनके चेहरे स्तब्ध थे, फिर स्पष्ट रूप से कहा, अपनी जन्मजात शक्तियों के साथ इस वर्ष कड़ी मेहनत करना जारी रखें और आपको अगले वर्ष फिर से कुलीन वर्ग में आने का मौका मिल सकता है। यदि आप लोग खुद को छोड़ना चाहते हैं तो ये भी आप पर निर्भर है। बोलने के बाद उसने उन दो लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया। गलतियां करने की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है और यह कीमत पहले से ही बहुत कम थी, क्योंकि वे अंत में कुछ अच्छा करके खुद को बचाने में सफल रहे और अपने साथियों की मदद की। अन्यथा अपने विस्फोटक स्वभाव के कारण वह उन्हें पीट पीट कर मार डालती। इस समय यह उनके लिए आखिरी टिप थी। उसके बाद क्या होगा यह उन पर निर्भर करेगा। हर कोई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन हर अभिजात वर्ग में ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद नांगोंग जिंग ने मुड़कर फ्रेशमैन एरिया की तरफ देखा। उसने शौर्य के हैरान चेहरे को देखा। वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति अपने दिमाग में कुछ अजीब बातें सोचता रहता है। उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, अगला चरण नए छात्रों के परीक्षा परिणाम का होगा। ये कहते हुए वह मुस्कुराए। चूंकि यह पहली बार था जब नए खिलाड़ी युद्ध के मैदान में उतरे थे, इसलिए मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं थीं। नांगोंग जिंग के शब्दों से कुछ घबराए हुए नए छात्रों को राहत की सांस मिली। चूंकि उसने कहा कि उसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं थीं, तो वे निश्चित रूप से सफल हो गए। उसके बाद नांगोंग जिंग ने कहा, जब तक आपको वरिष्ठ अधिकारी की स्वीकृति मिल गई है और आपकी टीम ने स्वतंत्र रूप से कोई कार्य पूरा कर लिया है, तब तक इसे पूरी टीम के लिए पास माना जाता है। बेशक कुछ टीमों में ऐसे लोग होंगे जो दूसरों को नीचे खींचते हैं और हम इसे समझते हैं, इसलिए जिन टीमों को मंजूरी नहीं मिली है लेकिन उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा रहा है, हम उन्हें अभी भी पास कर देंगे। जब नांगोंग जिंग ने ऐसा कहा तो शांत वातावरण एक बार फिर चिंता में बदल गया। हवा में तनाव को महसूस करते हुए शौर्य ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि कई लोगों के भाव बदल गए थे। उसे लगा कि यह अजीब था। यह अपेक्षा बहुत अधिक नहीं लग रही थी, है न? आखिरकार नए सैनिकों को युद्ध के मैदान में अनुभवी सैनिकों द्वारा उनके मिशनों को अंजाम देने के लिए नेतृत्व किया जाता था तथा उन्हें युद्ध के मैदान में जीवित रहने के आवश्यक टिप्स सिखाए जाते थे। जब तक वरिष्ठ अधिकारी यह नहीं सोच लेते कि उन्होंने युद्ध के मैदान में जीवित रहने के प्रमुख बिंदुओं पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, तब तक उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वतंत्र रूप से करने दिया जाएगा। शौर्य की टीम का पहला मिशन भी द्वितीय लेफ्टिनेंट मिकी के साथ किया गया था, लेकिन चूंकि शौर्य इतना शक्तिशाली था कि वह वास्तव में स्वतंत्र रूप से उन ब्लेड दानव प्रतिभाशाली लोगों को पकड़ सकता था जो एपर्चर खुलने की स्थिति के करीब थे, इसलिए द्वितीय लेफ्टिनेंट मिकी ने उन्हें मंजूरी दे दी। यदि 25वें ग्रह पर आत्मा धातु की खान की उपस्थिति न होती तो शौर्य की टीम मूलतः बेजोड़ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 25वें ग्रह में भूमिगत काले शल्क वाले जानवर के घोंसले के अलावा उन्हें छिद्र खोलने वाली अवस्था वाला क्रूर जानवर नहीं मिला था। यहाँ तक कि ब्लेड दानव सेना भी छिद्र खोलने वाली अवस्था वाले कुलीन वर्ग जितनी मजबूत नहीं थी। यही कारण था कि दूसरे मिशन में शौर्य और अन्य को एक टीम के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। शौर्य की राय में जिस स्थिति का उन्होंने सामना किया वह इतनी अनोखी थी कि सिर्फ एक मिशन के लिए वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी मिल सकती थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरे नए लोगों के युद्ध क्षेत्रों में इतनी बड़ी मुठभेड़ नहीं हुई थी। 1 महीने के भीतर मंजूरी पाना और एक स्वतंत्र टीम के रूप में मिशन पूरा करना बहुत मुश्किल नहीं माना जाता था, है न? इसलिए शौर्य वास्तव में इन लोगों के हाव भाव में आए बदलाव को नहीं समझ पाया।
न केवल शौर्य बल्कि ये म्यू जो उसके बगल में था, जुबान यूकी, इयान और अन्य लोग भी समझ नहीं पाए। आखिरकार उन्हें यह अनुरोध बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं लगा। हालांकि इस समय वे स्पष्ट रूप से इतने मूर्ख नहीं होंगे कि अन्य लोगों से पूछें कि उनके चेहरे इतने भयानक क्यों दिख रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा दुखदायी था। नांगोंग जिंग ने भारी माहौल में सभी को देखा और खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। ठीक है, उदास मत होइए, आप में से ज्यादातर पास हो गए हैं और सिर्फ कुछ मुट्ठी भर छात्र ही ऐसे हैं जो पास नहीं हुए। अभी मैं नए छात्रों के प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित करना शुरू कर दूंगी। वह शौर्य की ओर देखने लगी जो भ्रमित लग रहा था। प्रथम वर्ष शौर्य, अध्याय 228। पॉकेट हंटिंग आयाम। शौर्य, जो शुरू में दूसरों के विचारों से चकित था, जब नांगोंग जिंग ने उसका नाम पुकारा तो उसने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। शैक्षणिक श्रेय, पुरस्कार, वह कितना रोमांचक था। शौर्य के उत्साहित रूप को देखकर नांगोंग जिंग हंस पड़ी। छात्र शौर्य ने परीक्षण के दौरान नए छात्रों के बीच बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शुरू से ही उसने सैन्य अभ्यास में प्रोडिजी बैरक से प्रोडिजी को हराया था। फिर उसने 25वें ग्रह पर एपर्चर ओपनिंग स्टेट के करीब ताकत वाले ब्लेड डेमन रेस प्रोडिजी को पकड़ लिया। इस तरह हम उस ग्रह पर अनोखी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे और यहां तक कि मिशन अवधि के दौरान स्पिरिट गोल्ड माइन का पता लगाने में भी सक्षम थे, जबकि ब्लेड डेमन रेस के 2 एपर्चर ओपनिंग स्टेट विशेषज्ञों को मार डाला। नांगोंग जिंग ने आगे कहा, युद्ध का मैदान उसके बाद और भी ज्यादा रोमांचक और असाधारण हो गया। शौर्य के क्षेत्र में एक भी हताहत नहीं हुआ था और यह उस अवधि में सबसे कम मौतों की संख्या थी। इसके अलावा हम ब्लेड डेमन रेस के मुख्य बेस को नष्ट करने में सक्षम थे, जिसने हमें स्पिरिट गोल्ड की लड़ाई में एक बड़ा लाभ प्रदान किया। नांगोंग जिंग द्वारा बोले गए हर कुछ वाक्यों के बाद उपस्थित छात्रों के चेहरे अजीब होते गए। एक ब्लेड दानव जाति कौतुक पर कब्जा कर लिया है कि एपर्चर उद्घाटन राज्य के करीब था। 2 एपर्चर खोलने राज्य विशेषज्ञों को मार डाला, पूरा बेस नष्ट कर दिया। ओह, हर कोई आखिरी लड़ाई से अवगत था क्योंकि वे शौर्य की युद्ध क्लिप के माध्यम से देख पा रहे थे। फिर भी उपस्थित सभी लोगों ने नांगोंग जिंग द्वारा घोषित सभी युद्ध उपलब्धियों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। क्या हम स्वप्न में हैं? क्या वह सचमुच प्रथम वर्ष का छात्र है? क्या वह चौथे वर्ष का छात्र नहीं है? क्या इस आदमी ने वास्तव में आयु उलटने वाली किसी कला तकनीक का उपयोग किया है? ऐसी शक्ति के साथ प्रथम वर्ष की बात तो छोड़िए, दूसरे और तीसरे वर्ष के अधिकांश छात्र भी हीन भावना महसूस करेंगे, ठीक है? क्या अब सभी नए छात्र विलक्षण राक्षस हो गए थे? इस समय शौर्य ने इनाम की घोषणा की प्रत्याशा में नांगोंग जिंग की ओर देखा, लेकिन अंत में उसे अपने ऊपर पड़ रही सभी निगाहों से शर्मिंदगी महसूस हुई। विशेषकर उन बड़ी महिला सहपाठियों, क्या आप सभी अपनी उग्र निगाहें अपने तक ही रख सकती हैं? मैं एक ईमानदार और अच्छा इंसान हूँ। नांगोंग जिंग ने एक समझदार मुस्कान प्रकट की जब उसने भीड़ को चुपचाप शौर्य को घूरते हुए देखा। वह पिछली रात शौर्य की युद्ध उपलब्धियों का आयोजन करने के बाद भी उतनी ही चकित थी। हालांकि वह शौर्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बारे में पहले से ही जानती थी, फिर भी जब उसने सारी जानकारी खुद व्यवस्थित की तो वह चौंक गई। ये लड़का सचमुच बहुत सक्षम था। शौर्य के पुरस्कार हैं 300 के अकादमिक क्रेडिट, स्तर 5 की साधना सीरम की 5 बोतलें और दाओ ज्ञानोदय कक्ष में 3 घंटे। नांगोंग जिंग इस बिंदु पर रुक गया और शौर्य को देखकर मुस्कुराया। यह आपकी पहली पसंद है। आपके पास एक और विकल्प है जो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर है। मैंने स्कूल में इसके लिए आवेदन किया है और आप इसे चाहते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। शौर्य चौंका, क्या विकल्प? नांगोंग जिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पवन दिव्य कला के पंख। अब जब आप व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में हैं, हालांकि यह संघीय विश्वविद्यालय के अंदर बहुत खतरनाक नहीं है, अप्रत्याशित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। केवल वे लोग ही बच सकते हैं जो पर्याप्त तेज दौड़ने में सक्षम हैं और चूंकि आपकी वायु देव कला अपेक्षाकृत मजबूत है, इसलिए आपको इसे विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। शौर्य, इस क्षण उसे एहसास हुआ कि यह महिला शराबी वास्तव में एक युवा और अच्छी दिखने वाली अति सुंदरता की तरह दिखती थी। क्या ऐसा ही महसूस होता है जब आप भावुक हो जाते हैं? अच्छा नहीं, इस भावना को धिक्कार है। सच तो यह है कि ताओ ज्ञानोदय कक्ष में साधना संसाधन या समय उसके लिए देव कलाओं की तुलना में कुछ भी नहीं था। आखिरकार उसके प्रकाश गोले अन्य पुरस्कारों की तरह ही प्रभावी थे, या शायद उनसे भी बेहतर। लेकिन देव कलाएं अलग थीं। देव कलाओं की उसकी समझ अच्छी थी और प्रत्येक नई देव कला उसकी शक्ति को बड़े अंतर से बढ़ा देती थी। हालांकि वह निश्चित रूप से उन सभी बड़े बॉस के लिए एक मैच नहीं था जो भगवान की कलाएं छोड़ते थे। अगर वह पॉकेट हंटिंग आयाम से भगवान की कलाएं प्राप्त करना चाहता था तो उसने अनुमान लगाया कि ऐसा करने में उसे अभी भी बहुत समय लगेगा। अब उसे एक प्राप्त करने की तुलना कैसे की जा सकती है? इसके अलावा हवा के पंखों की दिव्य कला उसके लिए बेहद व्यावहारिक थी।
कौन जानता था कि क्या वह उन सभी बड़े जानवरों से बचने के लिए ऐसी दिव्य कला पर भरोसा कर सकता है जो उसका पीछा कर रहे थे। यदि वह सचमुच ऐसा कर सके तो उसका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। बहरहाल, नांगोंग जिंग के कार्यों ने उसे बहुत प्रभावित किया था और उसके मन में उसके प्रति अत्यंत अनुकूल धारणा बनी थी। उसके प्रति उसकी विचारशीलता ने वास्तव में उसे भावुक बना दिया। जबकि शौर्य उत्साह के कारण कान से कान तक मुस्कुरा रहा था, अन्य लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से शौर्य को देख रहे थे। वे इतने ईर्ष्यालु थे कि उनके चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। वे स्पष्ट रूप से एक ही युद्ध के मैदान में थे, लेकिन यह आदमी तुरंत एक देवकला प्राप्त करने में कैसे सक्षम है? यह 1 लाख से भी अधिक शैक्षणिक क्रेडिट का पुरस्कार था। क्या अंतर बहुत बड़ा नहीं था? मार्गरेट के पुरस्कार पहले से ही बहुत अधिक थे और हालांकि हर कोई ईर्ष्यालु था, उन्हें लगा कि यह उचित था। लेकिन शौर्य अभी एक नया छात्र था, लेकिन उसे मिलने वाले पुरस्कार और भी अधिक अतिरंजित थे। यह उनके लिए बहुत असहनीय था, और शिक्षक नांगोंग ने वास्तव में उसके लिए पुरस्कार में बदलाव का अनुरोध किया था। इससे कई लोगों के हाव भाव बदल गए। इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए कि नांगोंग जिंग एक शराबी थी और उसका स्वभाव बहुत खराब था, अनगिनत लड़के अभी भी उस पर मोहित थे। आखिरकार वह बेहद खूबसूरत, मजबूत और यहाँ तक कि महत्वपूर्ण क्षणों में छात्रों की रक्षा करने वाली थी। नांगोंग जिंग की खूबियाँ और खामियाँ समान रूप से स्पष्ट थीं। नांगोंग जिंग ने शौर्य की मूर्खतापूर्ण मुस्कान को देखा और अवाक रह गई। उसने अपने होंठ सिकोड़े। बेवकूफ़ों की तरह मुस्कुराना बंद करो। तुम कौन सा विकल्प चुनोगे? शौर्य ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने ईश्वर कला को चुना है। धन्यवाद, शिक्षक नांगोंग। शिक्षक नांगोंग ज्ञान और सुंदरता का अवतार हैं, वे जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए। मैं शिक्षक नांगोंग का ऋण चुकाना नहीं जानता। यद्यपि इस पुरस्कार को चुनने का अर्थ था अन्य पुरस्कारों को रद्द करना, फिर भी एक देवकला पर्याप्त थी। उसकी बेशर्म बातें सुनकर बाकी सभी के मुंह खुले रह गए। वे कुछ हद तक अवाक हो गए। क्या इस आदमी को पता है कि शर्म क्या होती है? शौर्य की तारीफ सुनकर नांगोंग जिंग शर्मिंदा हो गई। उसने उस पर आंखें घुमाईं। तुम पहले से ही व्हाइट ब्लेड हत्या सूची में हो, लेकिन तुम्हारी व्यक्तिगत ताकत अभी भी बहुत नौसिखिया है। अगर तुम मर गए तो ये सब बेकार हो जाएगा। इसके अलावा ये तुम्हारे पुरस्कारों के बराबर है, इसलिए पुनर्भुगतान की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार शौर्य का मुंह हिल गया। उसके शब्द सचमुच बहुत दुखदायी थे, लेकिन यह एक तथ्य था, उनकी व्यक्तिगत शक्ति बहुत कमजोर थी। शौर्य ने अपना सिर हिलाया। अब शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने चुपचाप नांगोंग जिंग की दयालुता को अपने दिल में उकेर लिया। हवा के पंखों के साथ वह अपनी क्षमताओं और गति में वृद्धि के साथ पॉकेट शिकार आयाम में अधिक सुरक्षित होगा। उसने अपने आप से वादा किया कि जब वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो उसका ऋण चुकाने का अवसर ढूंढ लेगा। उसके बाद नांगोंग जिंग ने पुरस्कार वितरण जारी रखा। प्रथम वर्ष लिनलिंग। वह एक क्षण के लिए रुकी, क्योंकि उसे याद आया कि लिनलिंग व्यक्तिगत कारणों से चला गया था। लेकिन हर छात्र के अनुभव को बताना जरूरी था, और लिनलिंग कोई अपवाद नहीं था। ऐसा न केवल उस व्यक्ति को उसका उचित श्रेय देने के लिए किया गया था, बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। इसके साथ ही नांगोंग जिंग ने अपना भाषण जारी रखा। छात्र लिनलिंग ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उसने 25वें ग्रह में शौर्य के साथ काले स्केल वाले जानवरों के घोंसले में प्रवेश किया और आत्मा की सोने की खान की खोज की। उसने न केवल इसमें बहुत मदद की, बल्कि उसने युद्ध के मैदान में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे ही नांगोंग जिंग ने बोलना जारी रखा, अनगिनत छात्र शौर्य की ओर देखने लगे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से लिनलिंग को याद किया। आखिरकार वह शौर्य के अलावा एक नई छात्रा थी जिसने सैन्य अभ्यास के दौरान जीत हासिल की थी। लेकिन आज लिनलिंग की अनुपस्थिति उन्हें हैरान कर रही थी। हालांकि वे उलझन में थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वे शौर्य से परिचित नहीं थे और स्वाभाविक रूप से वे इसकी जांच नहीं करेंगे। युद्ध के सभी गुणों का वर्णन करने के बाद नांगोंग जिंग ने पुरस्कार देना शुरू किया। लिनलिंग को 2 औक्संगीय योगदान अंक से सम्मानित किया गया है। यद्यपि यह वांग वेन्जे और अन्य तीसरे वर्ष के वरिष्ठ छात्रों के लिए अतुलनीय था, लिनलिंग का इनाम दूसरे वर्ष के छात्रों की तुलना में बड़ा था। आखिरकार उन्होंने घोंसले में उसकी दिव्य कलाओं पर बहुत भरोसा किया था और युद्ध के मैदान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा युद्ध के मैदान से निकलने के बाद उसने जो शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त किया था, उसके साथ ऐसा पुरस्कार असामान्य नहीं था। बेशक शौर्य ने खुद महसूस किया कि उसके महान इनाम का कारण उसका उसे ले जाना था। ठीक है, उसने सोचा कि जब वह स्कूल वापस आएगी तो उसे कुछ उपहार मांगना चाहिए। तभी शौर्य की आंखें चमक उठीं। उसे अचानक याद आया कि उसके पास 10,000 अकादमिक क्रेडिट हैं। सैन्य अभ्यास के दौरान किसी व्यक्ति को पराजित करने से। शौर्य को उस व्यक्ति का नाम याद नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह लिनलिंग में दिलचस्पी रखता था और यहाँ तक कि उसे भयंकर नज़र से घूर रहा था। अंत में उसे हवा में उछाल दिया गया। ये वास्तव में भयानक था।
उस व्यक्ति को हराने के बाद महिला शराबी ने उसे लगभग 1000 शैक्षणिक क्रेडिट से पुरस्कृत किया। यदि ऐसा है तो मैं अब दरिद्र नहीं हूं, है न? शौर्य को अचानक अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस हुआ। आखिरकार उसके दूसरे वर्ष के वरिष्ठ सहपाठी का उच्चतम पुरस्कार केवल 10,000 अंक था, तो क्या यह उसे एक छोटा नवोधनाध्य नहीं बना देगा? उत्कृष्ट। नांगोंग जिंग ने अपनी घोषणाएं जारी रखीं। प्रथम वर्ष जेवियर। इसके बाद जेवियर, येम्यू और जुवान यूकी के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई। चूंकि वे एक टीम के सदस्य थे और लगभग बराबर प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उन सभी को 9 के अकादमिक क्रेडिट का पुरस्कार दिया गया। यद्यपि ये लिनलिन की तुलना में काफ़ी कम था, लेकिन यह उनके प्रदर्शन के लिए पहले से ही काफ़ी था। आखिरकार उन्होंने मुख्य रूप से युद्ध के मैदान में प्रदर्शन किया था। वे मुख्य रूप से शुरुआत में दर्शक और टिप्पणी कर रहे थे और शायद खनिकों को बचाने के लिए गए थे। बाकी सब युद्ध के मैदान से निकलने के बाद के अकादमिक क्रेडिट थे, अन्यथा वे इतना नहीं कमा पाते। उनके अलावा अन्य किसी भी नए छात्र ने 25वें ग्रह पर लड़ाई में भाग नहीं लिया था। इस तथ्य के अलावा कि वे नए छात्र थे, जिन ग्रहों पर उन्हें भेजा गया था वे अपेक्षाकृत सुरक्षित थे और वहां जातियों के बीच केवल छोटे पैमाने पर घर्षण था। स्वाभाविक रूप से उनके शैक्षणिक क्रेडिट पुरस्कार उतने अधिक नहीं थे। उच्चतम शैक्षणिक क्रेडिट केवल 3000 था तथा अधिकांश ने कुछ 100 अर्जित किए थे। नांगोंग जिंग ने सभी नाम पुकारे और जिन्होंने भी उनका नाम सुना, उन्होंने राहत की सांस ली और चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। चाहे उनके शैक्षणिक क्रेडिट कितने भी कम क्यों न हो, उन्हें हटाया नहीं गया। यह उनके लिए अच्छी खबर थी। तभी नांगोंग जिंग अचानक चुप हो गए और फिर से बोलने लगे। अगला नंबर उन छात्रों का होगा जो पास नहीं हुए। क्या? शेष सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर परिवर्तन आ गया और वे बेकाबू होकर चिल्लाने लगे। वास्तव में कितने लोग असफल हुए? शौर्य ने मुड़कर नए छात्रों के बदसूरत हाव भाव देखे। लोगों की संख्या गिनने के बाद उसके चेहरे के हाव भाव भी अजीब हो गए। माँ, वास्तव में वे 12 थे। कुल 50 नए छात्र थे, तो कितने वास्तव में अनुत्तीर्ण हो गए? ये तो बहुत ज्यादा है ना? नांगोंग जिंग ने भीड़ के संदेह भरे चेहरे को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं बताऊंगा कि क्यों। माइक मैनिंग, ली वेनहान, एला मार्च, सन किंगक्सन और नेली मिलर, आप पांचों एक टीम हैं, है ना? आपकी टीम ने अपने अधिकारी की मान्यता अर्जित नहीं की और सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। मालिन गारलैंड और करिन कवाई को अधिकारी की मान्यता मिली, लेकिन आप पांचों न केवल अनुशासनहीन रहे, बल्कि आपने कानून की भी अवहेलना की और अभिमानी और अहंकारी बने रहे। आप सभी बहुत ज्यादा उधम मचाते थे। क्या आपको लगता है कि युद्ध का मैदान आपका घर है? वेन यानकिंग, यी शियाओमिंग, बार्ट फिन के लिए भी यही बात लागू होती है। आप लोग भी एक टीम हैं, है न? आपकी टीम को अधिकारी की मान्यता मिली थी। आपका पहला स्वतंत्र मिशन सिर्फ खनन क्षेत्र में मदद करना था और आप लोगों में वास्तव में सिर्फ इसी बात को लेकर आंतरिक कलह थी। आप लोगों ने ये कैसे किया? और जैसे जैसे वे नांगोंग जिंग की बातें सुनते रहे, नए छात्रों सहित सभी छात्र उन कुछ चुनिंदा व्यक्तियों की ओर देखने लगे। भीड़ की ओर से घूरने पर उनके मूल बदसूरत चेहरे का भाव पीला पड़ गया। उन्हें बस संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की सिफारिश की गई थी और उन्हें लगा कि वे मानव जाति के शीर्ष अस्तित्व बनने के मार्ग पर चलेंगे। जब उन्होंने सुना कि अगले ही पल उन्हें पदावनत किया जा रहा है, तो वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? शौर्य के हाव भाव गिरगिट की तरह बदल गए। वह अवाक हो गया। संघीय विश्वविद्यालय में सिफारिश किए जाने का मतलब था कि वे विलक्षण प्रतिभा वाले थे, लेकिन फिर भी कुछ विलक्षण प्रतिभाएं थीं, जिनके आसपास के लोगों ने उनकी जन्मजात प्रतिभा के कारण उनके अहंकार को बढ़ा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने साथियों से श्रेष्ठ महसूस करते थे। वर्तमान में यह उनका अहंकार था जो युद्ध के मैदान में प्रकट हुआ था। इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए। शौर्य ने मन ही मन सोचा, मेरी तरह कम फूला हुआ बनो। अध्याय 229। पॉकेट हंटिंग आयाम। सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा था। भीड़ उन कुछ विलक्षण प्रतिभाओं को देख रही थी जिनके चेहरे पर एक भयावह भाव था। कुछ लोग उन्हें जटिल भाव से देख रहे थे, कुछ अपनी बदकिस्मती पर खुश हो रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने राहत की सांस ली। आखिरकार अगर किसी के पास कभी उनके जैसा कोई साथी हो जो इतना अज्ञानी हो, तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। भविष्य में यदि वे एक ही कक्षा में होंगे तो सभी को एक दूसरे के संपर्क में अधिक आना पड़ेगा और कोई भी बिना किसी कारण के गड्ढे में नहीं फेंका जाना चाहेगा। टीम के साथी बनने के अलावा नए खिलाड़ियों का एक दूसरे के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं था और उनके साथियों को पहले ही उनके द्वारा धोखा दिया जा चुका था, इसलिए ऐसे बहुत कम लोग थे जो सहानुभूति भी जताते। इस समय नांगोंग जिंग ने शांतिपूर्वक निष्कर्ष निकाला, जो छात्र प्रवेश परीक्षा में असफल हो गए हैं उन्हें सामान्य कक्षा में पदावनत कर दिया जाएगा। वह कुछ देर रुकी और फिर बोली, 4 दिन बाद अंतरिक्ष यान फेडरल यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएगा। इस दौरान आप आज़ादी से घूम सकते हैं और नए छात्र भी एक दूसरे को जान सकते हैं। ठीक है, विदा हो जाओ।
जैसे ही नांगोंग जिंग ने अपनी बात समाप्त की, कई नए छात्रों की आंखें चमक उठीं और वे शौर्य की ओर मुड़ गईं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि शौर्य इस राउंड में सबसे मजबूत छात्र था। उन्हें ये भी लगा कि दूसरे वर्ष के सीनियर्स उसके जितने मजबूत नहीं थे। भविष्य में सभी लोग एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे जानना चाहेंगे। उन्होंने देखा कि नांगोंग जिंग और लुओ बिंगकिंग सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए और मूल रूप से शांत भीड़ आखिरकार राहत की सांस ले सकी। शांत वातावरण वापस आ गया। यहाँ तक कि जिन 2 द्वितीय वर्ष के छात्रों को पदावनत किया गया था, उन्हें भी अनगिनत लोग सांत्वना दे रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक साल साथ बिताया था। हालांकि इस बार दुर्घटना हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें सभी संबंध तोड़ देने थे। बेशक जिन 12 नए छात्रों को पदावनत किया गया था, उनके अलावा ये पूरा माहौल बाकी लोगों के लिए अनुपयुक्त था। इसलिए वे तुरंत उठकर बाहर चले गए। बाकी लोग भी एक एक करके उठ खड़े हुए, सम्मेलन कक्ष से बाहर निकले और छात्रावास की ओर चल दिए। रास्ते में काफी संख्या में नए छात्र शौर्य और अन्य लोगों से परिचित होने के लिए आगे आए। शौर्य ने भी मुस्कुराते हुए अपना परिचय देते हुए सिर हिलाया। धमाका! जैसे ही सभी लोग छात्रावास क्षेत्र में पहुंचने वाले थे, आगे एक जोरदार शोर हुआ। आत्मिक शक्तियों के टकराव से उत्पन्न विस्फोट ने गलियारे को हिलाकर रख दिया, जिससे हर कोई अचंभित रह गया। शौर्य की अभिव्यक्ति जम गई। क्या ये हो सकता है कि कोई दुश्मन चुपके से अंदर आ गया हो? यह विचार आते ही उसने तुरंत अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे की ओर देखा। स्थिति को समझने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई, और बाकी लोगों ने भी स्थिति को समझकर एक दूसरे की ओर देखा। दरअसल यह माइक मैनिंग और एला मार्च थे, जिन्हें साधारण वर्ग में पदावनत कर दिया गया था, और वे छात्रावास क्षेत्र के पास लड़ रहे थे। शौर्य के मुंह के कोने फड़क उठे। क्या ये दोनों लोग कुछ समय पहले तक भी टीम के साथी नहीं थे? गिरने की यह गति थोड़ी तेज थी, है ना? बाकी 10 लोग अब वहां नहीं थे। ये स्पष्ट था कि वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। ठीक इसी समय गुई यूपिंग और अन्य वरिष्ठ लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। जैसा कि अपेक्षित था, ये शुरू हो गया है। जब नए छात्रों ने सुना कि सीनियर्स क्या कह रहे हैं और देखा कि वे इस दृश्य से हैरान नहीं लग रहे थे, तो वे दंग रह गए। सीनियर्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे वे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हों। गुई यूपिंग ने नए छात्रों के चेहरों पर उलझन भरी नज़रें देखीं और समझाते हुए मुस्कुराए। हर साल ऐसा होता है क्योंकि कुछ नए छात्र परीक्षा में पास नहीं हो पाते और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाते। हम पिछले 4 सालों से ऐसा देख रहे हैं। कुछ लोग तो इस पर शर्त भी लगाते हैं। उसकी बातें सुनकर इसहाक अवाक रह गया। तुम्हारा कहना ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पहले कभी शर्त में हिस्सा नहीं लिया हो। उजागर होने के बाद गुई यूपिंग शर्मिंदगी में मुस्कुराए, फिर विषय बदल दिया। ये बहुत सामान्य माना जाता है। आखिरकार युवा लोग, उनके पास अधिक उग्र गुस्सा होता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे इतने प्रतिभाशाली हैं। अचानक पदावनत होने पर यह सामान्य है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वे झगड़े के बाद ठीक हो जाएंगे। शौर्य कुछ हद तक आश्वस्त नहीं था। अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो क्या वे अंतरिक्ष यान के अंदरूनी हिस्से को नष्ट नहीं कर देंगे? इन दोनों छात्रों को कमजोर नहीं माना गया था, तथा दोनों में ही मार्शल स्टेट स्तर 2 की ताकत थी। आमतौर पर इस स्तर की ताकत के साथ जब तक वे दृढ़ता से खड़े रहते हैं और लगातार लड़ते हैं, वे निश्चित रूप से पास होने में सक्षम होंगे। ये स्पष्ट था कि उनके स्वभाव में कुछ समस्याएं थीं। हालांकि यह उनकी अपनी समस्या थी और शौर्य किसी भी तरह से उनसे संबंधित नहीं था, इसलिए जाहिर तौर पर वह बहुत ज्यादा परवाह नहीं करेगा। वह बस थोड़ा चिंतित था। उस विनाशकारी शक्ति से क्या वे अंतरिक्ष यान के अंदरूनी हिस्से को नष्ट नहीं कर देंगे? यदि वे सावधान नहीं रहे और किसी महत्वपूर्ण सर्किट को नष्ट कर दिया, तो अंतरिक्ष यान विफल हो सकता है या यहाँ तक कि विस्फोट भी हो सकता है। क्या वे ब्रह्मांड में जम नहीं जाएंगे? यदि वह ठंड से जम गया तो संघीय सरकार को सुबह का सूरज खोना पड़ेगा, है न? ये संघीय सरकार के लिए बहुत बड़ी क्षति थी और उसका हृदय इतना दुख रहा था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। यह विचार आते ही शौर्य अचानक घबरा गया। मार्गरेट ने देखा कि शौर्य कितना चिंतित दिख रहा था और वह जोर से हंस पड़ी। फेडरल यूनिवर्सिटी का अंतरिक्ष यान इतनी आसानी से कैसे नष्ट हो सकता है? जब वह बात कर रही थी तो सामने बैठा तीसरे वर्ष का एक सीनियर छात्र दोनों लोगों को अलग करने के लिए आगे आ गया था। उन 2 लोगों के चेहरों पर बुरे भाव देखकर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस उनके आगे बढ़ गए। इस छोटी सी घटना ने बाकी लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं किया। मार्गरेट ने अचानक शौर्य से कहा, ओह ठीक है, मुझे इस बार जो हुआ उसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना है, जूनियर स्कूलमेट। अगर तुम नहीं होते तो शायद मुझे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। शौर्य मुस्कुराया। वरिष्ठ सहपाठी शुरू से ही बहुत मजबूत है। ये सामान्य बात है कि तुम्हें इस तरह का इनाम मिला। मार्गरेट ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराए। जूनियर सहपाठी वाकई लोगों की तारीफ करना जानता है।
अगर स्कूल में तुम्हें किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है तो तुम आकर मुझसे मिल सकती हो। शौर्य ने सिर हिलाया। धन्यवाद सीनियर सहपाठी। शौर्य अभी भी अपने आप से बहुत खुश था। आखिरकार मार्गरेट वरिष्ठ बैच में खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहने वालों में से एक थी। ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी कि अगर उसे ज़रूरत हो तो वह मदद के लिए उसकी ओर देख सकता था। छात्रावास क्षेत्र में प्रवेश करते समय सभी ने सहजता से बातचीत की। फिर वे अपने अपने कमरों में लौट आए और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। आखिरकार उन्हें अभी भी अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए और संघीय विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान जितना संभव हो सके उतना सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें अपनी सैन्य सेवा के दौरान फिर से कड़ी मेहनत करनी होगी। तब तक वे एक युवा ड्यूक बनने की दौड़ में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। यह अधिकांश उच्च वर्ग के छात्रों का लक्ष्य था और मार्गरेट जैसी सुप्रसिद्ध हस्ती के लिए इसे पूरा करने की संभावना पहले से ही मौजूद थी। कमरे में वापस आकर शौर्य अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और कुछ देर ध्यान करने के बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। वह नांगोंग जिंग से पूछना चाहता था कि पवन दिव्य कला के पंख कब स्थापित होंगे। आखिरकार एक दिव्य कला द्वारा लाया गया सुधार अभी उसके लिए बहुत बड़ा था। जितनी जल्दी वह इसे समझ लेगा उतनी ही जल्दी वह इसे समझ पाएगा। ये सोचते हुए शौर्य ने अपना हैंडफोन निकाला और नांगोंग जिंग को एक संदेश भेजा। इससे पहले प्रवेश परीक्षा को समझाने के लिए नांगोंग जिंग ने अपना संपर्क जोड़ा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अब उपयोगी होगा। कुछ समय बाद शौर्य को नांगोंग जिंग का संदेश मिला और इसे पढ़ने के बाद उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। इस व्यक्ति ने वास्तव में उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहा था। वह उसके खिलाफ कोई भयावह साजिश तो नहीं रचेगी, है न? खांसी, यह असंभव था। उसे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर छात्रावास से बाहर चला गया। वहां जाते समय उसने कुछ कर्मचारियों से पूछा कि नांगोंग जिंग का कमरा कहाँ है और अंत में उसे कुछ अजीब नज़रों का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद शौर्य अंततः नांगोंग जिंग के कमरे के सामने पहुंचा। शौर्य ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और अपना गला साफ करते हुए कहा, टीचर नांगोंग, मैं आ गया हूँ। अंदर आएं। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और कमरे से नांगोंग जिंग की घबराई हुई आवाज़ आई। शौर्य ने प्रवेश किया। उसने उत्सुकता से कमरे में नज़र घुमाई और पाया कि उसके घर में एक बेडरूम और एक लिविंग रूम है। लिविंग रूम में सिर्फ एक साधारण सोफ़ा और कॉफ़ी टेबल थी। इस समय नांगोंग जिंग सोफे पर बैठी शराब पी रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने काफ़ी शराब पी ली है और जब उसे लगा कि शौर्य अंदर आ गया है तो वह नशे में और धुंधली हालत में उसकी ओर देखने लगी। कुछ सेकंड के लिए शौर्य को सीधे देखने के बाद और जैसे ही शौर्य ने सोचा कि वह उसे पीटने जा रही है, नांगोंग जिंग ने अपना सिर घुमाया और एक बार फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। फिर उसने संतुष्टि के साथ आह भरी। हाँ, कितना अद्भुत है। शराब न पी पाना और छात्रों के सामने इतनी सख्ती बनाए रखना बहुत ही कष्टदायक था। जब शौर्य ने ये सुना तो उसके होठों के कोने फड़क उठे। उसे याद आया कि वह भी एक छात्र था, है ना? उसकी कठोरता कहाँ है? यह माहौल पहले से ही बहुत सोवियत था, ठीक है। जैसे ही शौर्य अपने मन में कोस रहा था, नांगोंग जिंग ने बगल में पड़े सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ। शौर्य वहां जाकर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, नांगोंग जिंग ने एक बार फिर अपनी नशीली आंखों से उसे घूरा। वह काफी घबरा गया। ठीक इसी समय नांगोंग जिंग ने अचानक एक दयालु मुस्कान प्रकट की। आओ, आभासी वास्तविकता में चलते हैं। मुझे देखने दो कि इस अवधि के दौरान तुमने कितना सुधार किया है। अगर मैं तुम्हारे सुधार की गति से संतुष्ट हूं तो मैं इसे अभी तुम्हें दे दूंगा। उसे पीटते हुए काफी समय हो गया था और यह आदमी अभी उसे अजीब तरह से देख रहा था। उसके मन में कुछ अजीब विचार आ रहे होंगे। एक उत्कृष्ट शिक्षिका होने के नाते उनके पास इस व्यक्ति को उचित शिक्षा देने का कारण था। नांगोंग जिंग ने बलपूर्वक अपने लिए एक बहाना ढूंढा। फिर उसने स्पष्ट विवेक के साथ शौर्य को देखा। जब शौर्य ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। यह आदमी सचमुच बहुत दुष्ट है। वह उसे फिर से पीटना चाहती है और वह दिव्य कला को चारे के रूप में इस्तेमाल करने जा रही थी। वह स्पष्ट रूप से उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद उसे पुनः याद आया कि अब वह बहुत शक्तिशाली हो गया है, लेकिन फिर भी उसे वास्तव में यह नहीं पता था कि उसकी युद्धशक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है। अब इस हिंसक शराबी के साथ प्रतिस्पर्धा करना वास्तव में कोई बुरी बात नहीं थी, है ना? फिर शौर्य ने नांगोंग जिंग की ओर देखा और अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। पहले मुझे बताओ, फिर तुम मुझे किस स्तर की शक्ति दोगे? जब नांगोंग जिंग ने यह सुना तो उसने अपना सिर खुजलाया और फिर से शराब के कुछ घूंट लिए। फिर कहा, जब आपकी शक्ति 30 या 75 पहुंच जाती है। नांगोंग जिंग ने मन ही मन सोचा, मैंने पहले भी उसके लिए एक छोटा सा लक्ष्य रखा था और वह अंततः उसे हासिल करने में सफल रहा। इस बार मैं इस लड़के की प्रतिभा को कम नहीं आंक सकता।
आधे महीने से ज्यादा समय बीत चुका था। इस लड़के की प्रतिभा के साथ वह पहले ही 20 एपर्चर तक पहुंच चुका होगा। मैं इसे 30 एपर्चर पर सेट करूंगा, इससे मैं उसे थोड़े लंबे समय तक पीट सकता हूं। जहां तक दिव्य कला की बात है, अगर शौर्य ने नहीं मांगा होता तो वह स्कूल पहुंचने के बाद उसे देने की योजना बना रही थी। लेकिन चूंकि उसने मांगा था, इसलिए वह पहले उसे खरीद सकती थी और उसके बाद मुआवजे के लिए आवेदन कर सकती थी। वैसे भी 1 मिलियन से अधिक शैक्षणिक क्रेडिट का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। जब शौर्य ने नांगोंग जिंग का अनुरोध सुना तो उसने मुश्किल स्थिति में होने का नाटक किया और दयनीय भाव से सिर हिलाया। गुरुजी, आपको मुझ पर हल्का हाथ रखना चाहिए। दरअसल वह अंदर से खुद से बहुत खुश था। सिर्फ 30 एपर्चर, उसकी शक्ति निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा थी। उसे निश्चित रूप से दिव्य कला मिल रही थी और उस व्यक्ति के पास उसे पीटने का कोई कारण नहीं होगा। हा 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 हा, मैं सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। अध्याय 230, पॉकेट हंटिंग आयाम। जब नांगोंग जिंग ने ये शब्द सुने और शौर्य की झिझक भरी निगाहों और उसके बाद उसके प्रयास करने के संकल्प को देखा तो वह अंदर से खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि उसने एक सौम्य भाव के साथ अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, शिक्षक बहुत होंगे। कोमल। दोनों ने एक दूसरे को देखा और स्वयं पर प्रसन्न हुए। दोनों ने सोचा कि उनकी योजना सफल हो गई है। उसके बाद शौर्य ने लिविंग रूम की ओर देखा और कहा, टीचर, वर्चुअल रियलिटी कहाँ है? फली। नांगोंग जिंग ने बोतल में बची हुई शराब गटक ली, फिर आराम से बोतल को एक कोने में फेंक दिया। बोतल हवा में एक बड़ा चाप बनाती हुई आखिरकार बोतलों के ढेर के साथ कोने में स्थिर होकर गिरी। ये बिल्कुल भी हिली नहीं। शौर्य ने कोने में देखा। वहां 2 पंक्तियों में करीने से सजाकर रखी गई कुल 6 बोतलें थीं। उसका मुंह हैंट गया। क्या इस व्यक्ति ने सचमुच इतने कम समय में 6 बोतल शराब पी ली? आप इतना पानी भी नहीं पीते हैं, है ना? वह वास्तव में नहीं जानता था कि इस व्यक्ति के अंदर की सारी शराब कहाँ चली गई। नांगोंग जिंग ने बोतल को कोने में फेंक दिया और वह खड़ी हो गई। उठो, मैं सामान निकाल कर लाती हूँ। जब शौर्य ने यह सुना तो वह सोफे से उठ खड़ा हुआ और एक तरफ चला गया। नांगोंग जिंग ने सोफे को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया, फिर उसमें से 2 वर्चुअल रियलिटी पॉड्स निकाले। 2 काले वर्चुअल रियलिटी पॉड्स को एक साथ देखते हुए शौर्य का चेहरा सख्त हो गया। उसने लाल लाल और नशे में धुत नांगोंग जिंग को अवाक होकर देखा। तो इस व्यक्ति ने वास्तव में ये सब योजना बना रखी थी। शुक्र है कि अब वह अधिक मजबूत था, अन्यथा उसे फिर से पीटा जाता। भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। वर्चुअल रियलिटी पॉड्स को एडजस्ट करने के बाद नांगोंग जिंग और शौर्य अंदर घुसे और अंदर के नेटवर्क से जुड़ गए। फिर वे दोनों विशाल वर्चुअल मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिए। नांगोंग जिंग ने काले रंग का बॉडी सूट पहना था जो उसके पतले हॉट फिगर को रेखांकित कर रहा था और उसके खूबसूरत काले बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे। नाजुक चेहरे के साथ वह एक काले कमल की तरह आकर्षक थी। बेशक अगर इस व्यक्ति का चेहरा नशे में नहीं दिखता तो बेहतर होता। एक उन्नत सभ्यता के आविष्कार के रूप में आभासी वास्तविकता गति संवेदन और स्थिति दोनों को पूरी तरह से दोहरा सकती है। शौर्य को एहसास हुआ कि उनकी देव कला का उपयोग यहाँ भी किया जा सकता है, छोटे पॉकेट हंटिंग आयाम और मानसिक आयाम को छोड़कर जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। नांगोंग जिंग के प्रतिद्वंद्वी के रूप में शौर्य ने एक सफ़ेद बॉडी सूट पहना था। वह शानदार दिख रहा था। वे दोनों सैकड़ों मीटर की दूरी पर थे। शौर्य ने नांगोंग जिंग को बेचैनी से देखा, जो अभी भी नशे की हालत में था। शिक्षक, क्या आप बहुत ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? हाँ, हम 30 एपर्चर पर सहमत हुए थे, है ना? नांगोंग जिंग ने यह सुनकर अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं। बेशक मैंने जो कहा वो सच है। चिंता मत करो, ये निश्चित रूप से केवल 30 एपर्चर ही होगा। जैसे ही वह बोल रही थी, उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसके चेहरे पर उत्साह की मुस्कान उभर आई। उसने अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर थपथपाया और शौर्य की ओर दौड़ते हुए तुरंत गायब हो गई। शौर्य कुछ हद तक अवाक रह गया जब उसने नांगोंग जिंग की उत्साहित मुस्कान देखी। ये व्यक्ति कोई परपीड़क तो नहीं है। नांगोंग जिंग ने 30 एपर्चर की शक्ति का इस्तेमाल किया और शौर्य स्वाभाविक रूप से पूरी ताकत से नहीं फटा। उसकी आंखों में एक चमक सी चमकी। इसके बाद उसके पीछे एक हरी हवा दिखाई दी। अचानक शौर्य के शरीर से एक तेज हवा बह निकली। हवा चारों ओर फैल गई, जिससे नांगोंग जिंग के लंबे काले बाल हवा में नाचने लगे जब वह उसके पास पहुंची। साथ ही इसने नांगोंग जिंग को भी थोड़ा चौंका दिया, जो पहले लाल और उत्साहित थी। कुछ तो गड़बड़ लग रही है न? शौर्य की अचानक ताकत ने नांगोंग जिंग को उसकी शराबी अवस्था से जगा दिया था। इस स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ है। इस आदमी की ताकत पहले से ही 30 एपर्चर के करीब थी। ये कैसे हो सकता है? ये लड़का बहुत तेजी से सुधार कर रहा है ना? जैसे ही नांगोंग जिंग अचंभित था, शौर्य ने मुस्कुराते हुए अपनी दाहिनी मुट्ठी बंद कर ली और नांगोंग जिंग के पेट पर हमला कर दिया।
उसकी मुट्ठी के ऊपर हरे रंग की हवा की धारें थीं, जो घूमते समय सीटी बजाती थीं और बहुत तेज थीं। वे सचमुच दर्दनाक लग रही थीं। शौर्य ने विपरीत लिंग के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। आप मजाक कर रहे होंगे, इस हिंसक महिला को उसकी दया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये पहले से ही एक आशीर्वाद था कि उसने उसे पीटा नहीं। उफनती हुई शक्ति ने हवा को हिला दिया और भयंकर भूकंप पैदा कर दिया। नांगोंग जिन को इस समय होश आया। उसने अपने पेट की ओर आती इस मुट्ठी को देखा और अपने होठों को मोड़कर मुस्कुराई, जैसे उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही हो। आन, उसके शरीर के भीतर से एक जानवर की दहाड़ गूंजी। फिर उसके दाहिने हाथ ने तेजी से शौर्य की मुट्ठी को रोक दिया और उसकी गोरी और पतली हथेली के चारों ओर सुनहरी रोशनी की किरणें चमक उठीं। उसका शरीर जैद जैसा था। धमाका, उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं और भयानक ताकतों की टक्कर गूंज उठी। झटके के बाद तेज हवाएं चलने लगीं, लेकिन जमीन पर कोई दरार नहीं पड़ी। नांगोंग जिंग ने जल्दी से शौर्य की मुट्ठी को रोक दिया। अपने पैरों की उंगलियों को सहारे के लिए जमीन की ओर रखते हुए उसने अपनी बाईं मुट्ठी को घुमाया और शौर्य के चेहरे का अभिवादन किया। शौर्य गुस्से में था। अरे, जब तुम लड़ रहे हो तो लोगों के चेहरे पर नहीं मारते। वह केवल उसके पेट पर निशाना साध रहा था, ठीक है। उसने उसकी छाती पर हाथ मारने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि यह हिंसक महिला उग्र हो जाएगी। शौर्य ने अपनी बाईं हथेली नांगोंग जिंग की बाईं कलाई की ओर उठाई। अंत में, जिस क्षण वह नांगोंग जिंग की बाईं कलाई के संपर्क में आया, उसकी ताकत खत्म हो गई और नांगोंग जिंग की मुट्ठी बिना किसी गिरावट के झूलती रही। उसकी लहराती मुट्ठी से हवा का झोंका आया और शौर्य के चेहरे पर एक चुभने वाला दर्द हुआ। उसकी आंखों के नीचे की रोशनी चमक उठी और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई। उसके पैर की उंगलियां जमीन को छू गईं और उसका शरीर गायब हो गया। उसके बाद शौर्य का शरीर नांगोंग जिंग के पीछे दिखाई दिया। उसका दाहिना पैर एक काली छाया में बदल गया और नांगोंग जिंग की पतली कमर की तरफ बढ़ गया। नांगोंग जिंग ने गति महसूस की, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी और वह अपने पूरे शरीर की ताकत का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं सकी और शौर्य से आगे निकल गई। शौर्य ने अपनी छाती के चारों ओर जकड़न महसूस की, फिर उसका शरीर नांगोंग जिंग की ताकत से उड़ गया। नांगोंग जिंग ने उसे उड़ा देने के बाद भी हमला जारी नहीं रखा, वह केवल आश्चर्य से उसे देखती रही। उसने अभी अभी उस हमले के लिए प्रयुक्त शक्ति की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी थी, वह पहले से ही 30 एपच से अधिक शक्ति थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने आगे काम जारी नहीं रखा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शौर्य की शक्ति पहले ही 30 एपच को पार कर चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि इस आदमी ने अपनी अग्नि देव कला का उपयोग नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि इस बंदे की शक्ति 30 एपच से भी अधिक हो सकती है। ये वृद्धि तो बहुत तीव्र है ना? पहले तो नांगोंग जिंग ने सोचा कि इस लड़के के सुधार की दर धीमी हो गई है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में इतनी तेजी से सुधार करेगा कि वह उस जानकारी को संसाधित भी नहीं कर पाएगी। शौर्य ने रुकने से पहले 100 मीटर से ज्यादा पीछे की ओर उड़ान भरी। उसने अपनी हल्की सी दर्द भरी छाती को सहलाया और आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने नांगोंग जिंग को हैरानी से उसकी ओर देखते हुए देखा तो शौर्य मुस्कुराया। गुरुजी, मैंने आवश्यकता पूरी कर दी है ना? अब आप मुझे दिव्य कला दे सकते हैं, है ना? नांगोंग जिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अचानक गायब हो गई और इससे पहले कि शौर्य प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक मजबूत बल महसूस किया। तभी उसे एक हल्की सुगंध महसूस हुई और उसने अपने बाएं गाल पर कुछ नरम सा महसूस किया। ये अनुभूति है। उसका दिमाग अभी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि उसे माथे पर तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द इतना था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने को हो रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई बहुत बड़ा उभार आ गया हो। उसके बाद नांगोंग जिंग की क्रोध से जलती हुई आवाज सुनाई दी। बेटे, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही वह चिल्लाए, नांगोंग जिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शौर्य के माथे पर जोर से मारा। ये ठीक उसी जगह पर लगा जहां अभी अभी लगा था। प्रारंभिक दर्द के ऊपर और अधिक दर्द जोड़ना, ये केवल 1+1 की समस्या नहीं थी। नांगोंग जिंग ने अपने दाहिने हाथ से शौर्य की गर्दन पकड़ ली और शौर्य केवल अपनी बाहें हिला सकता था, वह बिल्कुल भी भाग नहीं सकता था। वह अच्छी तरह से प्रशिक्षण लेने के लिए दृढ़ था, वह इस झगड़े को जीवन भर याद रखेगा। शौर्य की चीखें सुनकर नांगोंग जिंग ने आखिरकार उसे जाने दिया। जैसे ही शौर्य को आज़ादी मिली, उसने तुरंत अपना माथा दबा लिया। कितना बड़ा उभार है, बहुत दर्द हो रहा है। यह इतना दर्दनाक था कि उसे यह समझने का भी समय नहीं मिला कि वह मुलायम चीज़ क्या है, इससे पहले कि उसका पूरा शरीर दर्द से कांप उठता। उफ, ये खून की हानि। शुक्र है कि उसका भौतिक शरीर काफ़ी मजबूत था। उसकी देवकला के साथ मिलकर उसके माथे पर जो गांठ थी, वह कुछ ही सांसों में गायब हो गई। शौर्य ने अपना सिर उठाया और नांगोंग जिंग की ओर देखा। अंत में उसने देखा कि वह महिला बहुत नाराज थी और अपनी बाहें मोड़कर उसे घूर रही थी, जिससे वह बहुत खुश हुआ।
मुझे मेरी दिव्य कला मिल गई। खांसी, गुरुजी, क्या आप मुझे दिव्य कला दे सकते हैं? जब नांगोंग जिंग ने यह सुना तो उसके दिल में एक दर्दनाक सनसनी महसूस हुई और वह इससे खुश नहीं थी। यद्यपि वह शुरू से ही उसे ये देने का इरादा रखती थी, लेकिन वह बहुत संतुष्ट महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से पीट नहीं पाई थी। इस आदमी को पीटना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सोच उसके दिमाग में बस एक पल के लिए ही आई। उसने अपनी भौहें उठाईं और सीधे शौर्य को देखा। युवक, तुम्हारे पास खेती से जुड़ी कोई न कोई ईश्वरीय कला होनी चाहिए, है न? अन्यथा तुम्हारे लिए इतनी जल्दी सुधार करना असंभव है, यहाँ तक कि तुम्हारी ईश्वरीय कला भी मजबूत हो गई है। जब शौर्य ने यह सुना तो उसने इनकार नहीं किया। ये सही है। ईश्वर कला, जागृति और समझ जैसी चीजें व्यक्तिगत थीं। भले ही नांगोंग जिंग नशे में थी, लापरवाह थी और यहाँ तक कि उसे पीटना भी चाहती थी, उसने हमेशा उसकी अच्छी देखभाल की थी, इसलिए शौर्य ने जानबूझकर उससे कुछ भी नहीं छिपाया। शौर्य ने जो कहा उसे सुनने के बाद नांगोंग जिंग का मुंह फड़क उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़के में वास्तव में ईश्वर कला का ये पहलू होगा। इसके अलावा इस व्यक्ति की सुधार की गति से इस प्रकार की साधना प्रकार की देवकला का स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए, यह उसकी देवकला से भी अधिक मजबूत हो सकती है। इस समय नांगोंग जिंग को अचानक उस नीले बालों वाली लड़की की याद आई। एलिस की देवकला ब्रह्मांड की सर्वोच्च देवकला में से एक थी। दुर्भाग्य से ये जागृत नहीं हुई, अन्यथा जब एलिस बड़ी होती तो वह मनुष्यों की बहुत मदद करती। उसके पिता ने भी आशा की उस किरण को थामे रखा और जागृति ऊर्जा की तलाश में निकल पड़े। दुर्भाग्यवश वह इतनी मजबूत नहीं थी, अन्यथा वह भी मदद करती। आखिरकार वह एलिस को तब से जानती थी जब वह छोटी थी, और उसने हमेशा एलिस को अपनी छोटी बहन की तरह माना था। उस विचार के साथ नांगोंग जिंग ने आगे नहीं सोचा। जब वह एलिस के मुद्दे के बारे में बहुत अधिक सोचती तो वह उत्तेजित हो जाती। उसके बाद नांगोंग जिंग ने शौर्य को देखा और कहा, वास्तव में युद्ध के मैदान पर आपके प्रदर्शन को पहले से ही उच्च अधिकारियों द्वारा देखा गया था। आपके अनुभव को जानते हुए उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आपने किसी तरह की शक्तिशाली साधना देवकला को जागृत किया होगा।